यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कुमार विश्वास धुरंधर 2 को किस तरह की फिल्म मानते हैं? आदित्यधर विस्थापित कश्मीरी, इसी देश में एक प्रदेश में रहने वाले अत्यंत शांति प्रिय लोगों को राजनीतिक निर्लज्जता के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा। और ये पूरा हिंदुस्तान, इसकी बौद्धिक चेतना, इसके सो कॉल्ड प्रोपेगेंडिस्ट, सो कॉल्ड इसके इंटेलेक्चुअल्स, इसकी सरकारें नपुंसकों की तरह दिखती। जो बंबई में जिनको मिर्च लगी है, इनसे पूछो उन्होंने फिल्म बनाई क्या? कश्मीरी विस्थापित इनको समझ में नहीं आया। प्रोपेगेंडा किया इन्होंने, अब उसने कर दिया एक प्रोपेगेंडा। क्राफ्ट के साथ किया है इस बार लड़के ने, मेहनत के साथ किया है, डिटेलिंग के साथ किया है, तो आपको आग लग गई है। और लेकिन आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि राघव चड्ढा को एक दिन बाहर होना होगा, और अब वो बाहर हो गए। राजनीति में सबसे अच्छा यही है कि आप जिनकी सीढ़ियां बना के चढ़े, जब आप छत पे पहुंच जाए तो सीढ़ी में लात मार दे ताकि पीछे से कोई न चढ़ाए। अमेठी में आपने चुनाव लड़ा और अकेला भी आपको मैंने वहां पर देखा। हाँ, तो वो षड्यंत्र पूर्वक भेजा गया था मुझे जी। उसमें ये था कि सांप और ये अंदर कमरे में है, बंद कर दो, या तो सांप मरेगा ये मरेंगे, दोनों में फायदा होगा। क्या लगता है 2027 में क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाएंगे? ऐसा लगता है आपको आज के माहौल में? उत्तर प्रदेश के मैदान को आप एक तरफा मैदान ना माने। अभी आज जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूं आपको, ऐसे समय में मैदान एक तरफा नहीं। और लोकसभा में अखिलेश यादव ट्रेलर भी दिखा चुके हैं। हाँ, और लोकसभा में अखिलेश यादव का जो चेक चला, वो चेक बाउंस नहीं हुआ है। बिल्कुल, वो चेक ऐसा नहीं है कि एक बार भुन गया तो खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि लोकसभा में चल गया अब नहीं चलेगा, नहीं। बल्कि मैं कहता हूं विधानसभा के चुनाव में वो ज्यादा शक्तिशाली है। नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं जिंगाबाद। और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूर्व में राजनेता रहे हैं, लेकिन उनके दिए बयान आज भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाते हैं। मॉडर्न रेफरेंस के साथ आजकल रामकथा भी वो सुनाते हैं, और इन सब से परे हमेशा से प्रेम की कविता लिखने वाले कवि डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार भाई, आपका स्वागत है जिंगाबाद में। बहुत धन्यवाद जिंगाबाद का, और इसके लिए धन्यवाद कि मैं सदा एक लेखक के तौर पे सोचता हूँ कि जो समकालीन पीढ़ी है, जैसे कंटेम्प्रेरी वाइब्स कहते हैं, उनके साथ जेल हो जाऊं। और मेरी थोड़ी सी लोकप्रियता का कारण भी यही था कि 2004-2005 में मैं जो समकालीन भारत की युवा शक्ति, किशोर शक्ति जो सोच रही थी, वो मैं कह रहा था। तो आपकी जो ऑडियंस है और आपके जो लोग हैं, वो बिल्कुल जेंजी हैं, एकदम पैपी। तो बाकी पॉडकास्ट की तरह, बाकी साक्षात्कार की तरह मेरे लिए नहीं है। मैं इसलिए भी बड़ा उत्सुक था जब आपने मुझे कहा कि जिंगाबाद के लिए कार्यक्रम करना है, तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों तक अपनी बात कह पाऊं या उनको समझ पाऊं कि वो क्या चाहते हैं। इसीलिए मैं जिंगाबाद फॉलो करता हूं और जिंगाबाद के जो रील्स है उन्हें देखता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार भाई, ये शब्द कहने के लिए बहुत मायने रखते हैं। और जाहिर सी बात है, ये आज की जो हमारी बातचीत है, जेनजी को एक अलग पीओवी से इसको जरूर देखेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं शुरुआत रामायण से करूंगा। दरअसल अभी फिल्मों का दौर भी आजकल बहुत चल रहा है, बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, करोड़ों के क्लब की। लेकिन आप एक ऐसी फिल्म में काम कर रहे हैं, 4000 करोड़ का बजट जिस फिल्म का है, नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की, जो जिसे कहा जाए रामायण जो भी आने वाली है, उसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें आपने लिखा है। और सबसे बड़ी बात, हैंस ज़ैमर और AR रहमान, मतलब इन दो बड़ी शख्सियत भी इस फिल्म में आपके साथ काम कर रही हैं। कैसा अनुभव आपका रहा? जिनके आपने नाम लिए सब बहुत बड़े लोग हैं। नमित जो है वो उस दुनिया के, जो VFX की दुनिया है, उसके सबसे बड़े ब्रांड है वो जी। दुनिया की जो भी हॉलीवुड की बेस्ट फिल्में बनी हैं, वो सब उन्हीं के हाथों से निकली हैं। इतने सारे तो ऑस्कर हैं उस ग्रुप के पास। हैंस जिमर निस्संदेह बहुत बड़ा नाम है जी। रहमान साहब हमारे इस वक्त के सबसे बड़े लीजेंड हैं म्यूजिक के। दुर्भाग्य से जब लता दीदी भी नहीं है, आशा जी भी नहीं है, अब रहमान साहब ही हैं जिनकी तरफ पीछे मुड़ के हम देखते हैं कि। लेकिन इन सबसे बहुत बड़ा नाम राम का है। तो जब भी मुझसे कोई ये कहता है तो मैं सोचता हूं कि नहीं, मैं इनके लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं राम के लिए काम कर रहा हूं। राम के काम में थोड़े से भी आपको प्रवृत्त होने का अवसर अगर भगवान दे रहे हैं, तो आपका ब्रांड वैसे ही बहुत बड़ा है। जो गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब आपका प्रताप है नाथ, मेरी कुछ प्रभुता नहीं है। तो ये नई रामायण बननी थी, और इसके लिए नमित ने मुझे अप्रोच करके कहा कि कुमार भाई हम चाहते साथ काम करें। तो मैंने बिना किसी शर्त, बिना किसी योजना के कहा
जो भी मेरा उपयोग हो सकता, जो मुझे थोड़ा बहुत रामकथा के बारे में पितृ परंपरा से पता है, अध्ययन से पता है, सत्संग से पता है, अंतर्दृष्टि से पता है, प्लीज आप इसे ले लीजिए। इसीलिए शायद ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे सबसे ज्यादा वक्त मैंने किसी ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट पे दिया है। अच्छा, अब तक का सबसे ज्यादा वक्त इस पे मतलब आप समझिए रहमान साहब के साथ 5-5, 6-6 दिन की सिटिंग। और ऐसे जब आप महान लोगों के साथ काम करते हैं, सर्वकालिक महान लोग, हैंस जिमर, रहमान साहब, इवन नितेश तिवारी की जो दार्शनिक की दृष्टि है एक फिल्म को देखने की, और नमित का पैशन एक फिल्म बनाने का कि नहीं पागलों की तरह लगना, एक एक डिटेलिंग पे ध्यान देना, तो बाकी तो दर्शकों के हाथ में और चीज़ें। मुझे लगता है कि जो मुझे काम दिया गया है गीत लिखने का, संगीत के साथ काम करने का, थोड़े बहुत और काम जो दिए गए, मुझे लगता है कि भगवान मुझसे न्याय करा लेंगे और हम एक ऐसी प्रस्तुति दे पाएंगे जो भगवान की के विषय में थोड़ा बहुत ठीक बता सके, ठीक तरीके से पहुंचा सके। इसलिए भी मैं आवश्यक समझता हूं इस एक फिल्म का सुपरहिट होना और इसका वैश्विक परिदृश्य में जाना, कि इसके माध्यम से विश्व की अनेक बड़ी विभूतियों और अनेक बड़े फिल्म संस्थानों को भगवान राम की कथा के जो मैट्रिक्स है, इस कहानी में लगभग 100 कहानियां जिनके ऊपर आप 3-3 घंटे की फिल्में बना सकते हो। राजा प्रताप भानु पे बना सकते हो, शत्रुपा मनु पे बना सकते हो, आप एक कैकेयी के परसेप्शन से बना सकते हो कि उनको गलत समझा गया, आप भरत के हिसाब से एक फिल्म बना सकते हो, आप सुग्रीव के हिसाब से बना सकते हो। तो इस मैट्रिक्स पर अलग फिल्में बनाने की प्रेरणा लोगों को मिलेगी व्यावसायिक दृष्टि से भी। और हैंस जिमर के साथ जो काम करने का अनुभव था, कोई किस्सा आपका कैसा रहा काम करने का अनुभव? मतलब पहले से आपने सुना था उनके बारे में, जानते थे उनकी विधा के बारे में, या वहीं पर मिलना हुआ? थोड़ा बहुत मैंने सुना था, मुझे उनके विषय में इतना नहीं पता था। वो तो हमारे फैमिली ग्रुप में जिसमें मेरी भतीजियां, बच्चे सब लोग हैं, उसमें जब ये पहली बार किसी ने खबर डाली कि चाचा इज वर्किंग विद ए.आर. रहमान एंड हैंस जिमर, तो कुछ बच्चियों ने बहुत जबरदस्त लिखा, मेरी बेटियों ने, बड़े भाइयों के बच्चे ने, ओ चाचा यू रॉक्स, वाओ वंडरफुल। तो मैंने कहा कि अच्छा सचमुच इतना बड़ा है क्या। और रहमान साहब के साथ अच्छी बात क्या है कि आप रहमान साहब के साथ काम करिए, आपको उनके साथ रहते हुए कभी नहीं लगेगा कि आप किसी बहुत महान आदमी के साथ काम कर रहे हैं। उनका संगीत बताएगा कि एक महान आदमी, वो इतने सरलता के साथ रहते हैं, इतनी सरलता के साथ खाते पीते हैं, इतनी सरल बातें करते हैं, दर्शन की, अध्यात्म की, सूफीज्म की, देश के, हिंदुस्तान की, अलग अलग लैंग्वेज के कंसेप्ट की, कि आपको कभी जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पास सफलताएं बड़ी हो, बड़ा आदमी वो है जिससे मिलने पर आपको खुद को छोटा अनुभव ना हो। तो ये सब जो लोग हैं, चाहे वो हैंस जिमर हो, चाहे रहमान साहब हो, जिनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, ये सब अपनी कला से बड़े लोग हैं और ये आपको कभी भी ऐसा अनुभव नहीं कराते कि आप इनके साथ पहली बार काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कुमार भाई, आपसे बात करेंगे अभी, राम पर भी बात होगी, राम कथा पर भी बात होगी, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में जब मैं अब दर्शकों से परिचय करवा रहा था, हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है लेकिन एक बात ये बताइए, राजनीति की बात मैं आपसे जरूर करूंगा। अभी आज के दिनों में राघव चड्ढा का बड़ा मामला चल रहा है साहब, अरविंद केजरीवाल जी के ब्लू आइड बॉय वो रहे, और लेकिन आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि राघव चड्ढा को एक दिन बाहर होना होगा, और अब वो बाहर हो गए। क्या कहेंगे कुमार भाई? वो विषय जिस पे आप बात कर रहे हैं वो विषय मुझसे छूटा हुआ विषय है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ पिछले 1.5-2 वर्ष से, क्योंकि उसका दंड उसे मिला। जिस आदमी ने भी भारत की उम्मीदों के साथ धोखा किया उसको दंड मिला, और अभी और भी मिलेगा। ईश्वर का न्याय अगर सत्य है तो और भी मिलेगा। इसमें मेरे को ना सुख है ना दुख है, बस दुख इसी बात का है कि एक बड़े समाज में उम्मीद बहुत मुश्किल से पैदा होती है। ईश्वरीय प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाली मां के बारे में कहा जाता है कि उम्मीद से है, हमारी बहू उम्मीद से है ना। तो ऐसा देश जब उम्मीद से होता है कि कुछ होगा, और आप उस उम्मीद को अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी टुच्चेपन के लिए, निजी आनंद के लिए, अपने मनोरंजन करने वाले स्त्री पुरुषों को सम्मोहित और संतुष्ट करने के लिए आप उसका दुरुपयोग कर लें, तो आप स्वयं तो आनंदित होते हैं लेकिन आप एक बड़ी उम्मीद को धोखा दे रहे होते हैं। ये बाबा खड़क सिंह जैसी कहानी है कि घोड़े को ले तो जाना पर दुनिया को मत बताना, अन्यथा दुनिया अपाहिजों पर दया करना बंद कर देगी। ये ऐसी कहानी है। तो वो तो मेरे मन से क्यों निकला था 2 वर्ष पहले, वाक्य मुझे नहीं पता। बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में ऐसी होती हैं जिनके विषय में मुझे नहीं पता होता, लेकिन वो हो जाती हैं। हाँ, मतलब मैं साधना में बैठता हूँ, साधना करता हूँ, तो मैंने खुद को भी कई बार अपने वीडियोस खुद देखे हैं,
मंच पर बोलते हुए, 3-3 घंटे जब बोलता हूँ 5 दिन, 15 घंटे बोलना हुआ, तो मुझे लगता है ये प्रसंग तो मुझे पता नहीं था, या ये पंक्ति मेरे मुंह से क्यों निकली, मैंने कभी सोची भी नहीं थी, या ये दृष्टि क्यों निकली, कभी सोची नहीं थी। तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक आदमी हूं। मैं मानता हूं कि कोई अलग अनुभूति है जो आपको माध्यम बना के अपनी बात कहती है जगत से। तो अगर 2 वर्ष पहले आप जैसे ही किसी मित्र के साथ बैठ के मैंने एक पॉडकास्ट में ये कहा कि अगला शिकार वो बालक होगा, तो उसकी कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था, मेरे पास कोई ऐसी इनपुट्स नहीं थे अंदर से। हालांकि बहुत लोग अभी वहां हैं जो वहां फंसे हुए हैं, लेकिन मुझसे अपना दुख साझा करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, मिल जाते हैं, फोन करते हैं, मैं सुन लेता हूं, हाँ ठीक है भाई, देखो आप अपना देखो। ऐसी कोई और भविष्यवाणी किसी और के मामले में? समय आएगा तो कर दूंगा, अभी तो नहीं निकल रही, आएगा तो कर दूंगा, जब आएगी तो किसी भी जगह पे कर दूंगा, कहीं मंच से निकल जाएगी, मुझे नहीं पता। जैसे 2006 में अगर दिल्ली में जिस समय अनुकूल माहौल नहीं था अहमदाबाद के मुख्यमंत्री का, और मेरे मुंह से 1 लाख लोगों के सामने निकली कि ये क्षण है सरस्वती जिह्वा पर है, आप इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस अपीसमेंट के इस हद पर आ जाएगी, मुझे नहीं पता था कि अन्ना आंदोलन इतना ज्यादा जनता के अंदर आक्रोश बढ़ देगा, मुझे नहीं पता था कि पुरानी एक पूरी जमी हुई व्यवस्था जो पसंद नहीं कर रही है उन्हें, उनकी लोकप्रियता इस व्यवस्था को पीछे कर देगी, नेपथ्य में कर देगी, और वो भारत संभाल लेंगे। अब लोग उस वीडियो को भी चलाते हैं, तब भी चलाते थे, हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा चलाते हैं उस वीडियो को। नहीं था कोई ऐसा मेरा वो भी नहीं था कि मैं कोई चमचागिरी में बात कह दूं या अतिरेक में बात कह दूं, क्योंकि दिल्ली में जो व्यवस्था थी वो मेरे ज्यादा निकट थी, उसको ये बड़ा बुरा लगा था मेरा कहना जी। और मुझे याद है कि मैं आज भी जब आया था, वो दिवंगत हो गए, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि तुम तो बनाइए आए हो ना, तो मैं शांत रह गया क्योंकि वो निकली थी मेरे मुंह से। तो कोई भी बात अगर निकल रही है इस तरह की बातें, तो ये कोई राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं है। मुझे लगता है कि इतने दिन का पढ़ना लिखना साधना, जनता उससे एकाकार होना उस समय पर, अच्छा केवल अच्छी बातें नहीं है, इनमें कई बातें ऐसी भी निकलती हैं जो जनता को बुरी लगती हैं, जो लोगों और लोगों के चमचों को बुरी लग जाती हैं, दलों को बुरी लग जाती हैं, ये भी तो निकलती है ना, अभी पीछे निकल जाएगी, 2-4 बार निकल जाती हैं। तो मैं इसका बुरा नहीं मानता, मुझे इसका दुख नहीं होता कि मुझे गालियां पड़ी या लोगों ने मुझे ट्रोलिंग की या उनके चमचों ने मुझे परेशान करा। मुझे लगता है ठीक है, मैं थोड़ी बोल रहा था भाई, कोई और अंदर से बोल रहा था, निकल गया। कुमार भाई, आप तो यारों के यार हैं, मेरे आपके कई दोस्तों से बात हुई, मेरी रिसर्च टीम ने बात की जब हम आपका इंटरव्यू करने आने वाले थे इससे पहले, कि आपके कई दोस्तों ने कहा कि कुमार विश्वास यारों के यार हैं और मुश्किल वक्त में वो खड़े होते हैं। राघव चड्ढा के इस मुश्किल वक्त में आप उनके साथ खड़े हुए, आपने क्या उनका हालचाल लिया? राघव का कोई मुश्किल वक्त नहीं है, नहीं, राजनीति से इस तरह से 2013 के इलेक्शन के टाइम मैं इलेक्शन संभाल रहा था पूरा, तो हम लोग पहली पार्टी थे भारत की जिसने पॉलिटिकल इंटर्न्स के लिए विज्ञापन दिया कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, गायक हैं, कवि हैं, तो आइए हमारे साथ ज्वाइन करिए। सो उस इंटर्न्स के लिए हमारे एक वकील साहब हमारे साथ काम करते थे, नाम लेना आप ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कुमार भाई जरा ये एक लड़का देख लीजिए, मेरे यहाँ आता है। अच्छा, तो मैं राघव से मिला, राघव आया, तो हमने टीम बनाई थी 5-5 लोगों की, सीए और वकील की, जो 5-5 विधायकों के आवेदन पत्र चेक कर रहे थे कि आवेदन पत्र ठीक जा रहा है कि नहीं। 70 विधानसभा थी, तो 5 एक टीम को, 5 एक टीम को, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2 वकील, एक चार्टर्ड, मैंने बनाई थी। उनमें सबसे पहले जो टीम लौट के आई 2 घंटे के अंदर ही कि सब मैंने चेक कर लिया, सब सही है, वो उस टीम में राघव था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चा बहुत मेधावी है, तो मैंने उसके लिए कहा, मैंने अब जिनका काम नहीं हो रहा था, जिनका पीछे चला, मैंने इनकी मदद करो, इनकी मदद करो, तो वो सारे काम में लग गया। धीमे धीमे जो उसकी ये योग्यता थी अंग्रेजी बोलने की, पढ़े लिखे होने की, सुदर्शन दिखने की, मृदुभाषी होने की, और डेफिनेटली एक कॉर्पोरेट कल्चर जिसमें बॉस को यस ही बोलना है। राजनीति में ऐसा नहीं चलता, लेकिन राजनीति में लोगों को सुहाता बहुत है, जो शिखर पर पहुंच जाते हैं उनको बड़ा सुहाता है कि बस वही लोग हों जो सर 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 आप सही बोले सर। तो वो धीमे धीमे उसने अपनी उस गति से जगह बनाई और फिर उसकी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं भी जागी, उसकी निजी लोकप्रियता भी पैदा हुई, और वो मुझे पता था कि वहां लोकप्रियता पैदा होना, लोकप्रिय होना वहां सबसे प्रॉब्लम का समय है। आम आदमी पार्टी में लोकप्रिय होना, किसी भी राजनीतिक दल में, आम आदमी पार्टी मत बोलिए, हाँ, शिखर पर मैं आपको बता रहा हूं, आप चैनल चलाते हैं ना जी, बुरा मत मानिएगा, आपके यहाँ अभी कल परसों आया हुआ इंटर्न लड़का अगर आपसे ज्यादा क्राउड खींचना शुरू कर देगा तो आप में बहुत कलेजा चाहिए उसे स्वीकार करने के लिए इसे प्राइम टाइम दे दूं। बुरा मत मानिए, मैं चैनल्स की हिस्ट्री भी जानता हूं, बहुत सारे लोग वहां से इन्हीं कामों से निकाले गए कि वो चैनल से बड़े हो गए थे,
लोगों ने फ्लोर छोड़िए चलती हुई। इस देश का पहला फ्लोर बायकाट एक ऐसे एंकर ने किया था जिसका आज का खुद का चैनल है, जो खुद में बहुत बड़ा ब्रांड है। वहां यही तो असुरक्षा हो गई थी कि यार चैनल से बड़ा तो ब्रांड हो गया, तो बोले निकल जाओ। तो ये सामान्य शिखरों की प्रवृत्ति है। शिखर पर संतुष्ट रहना तब आ सकता है जब आपके अंदर शिव हो, सत्यम शिवम सुंदर हो। इसलिए शिव देवादिदेव होने के बाद भी राम के प्रति चरणों में है। वो राम के भक्त हैं, राम का पूजन करते हैं, राम नाम गाते रहते हैं और भगवती पार्वती को राम की कथा सुनाते हैं। राम परात्पर ब्रह्म है, उसके बाद भी जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष करने चलते हैं तो सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना करके परमात्मा से अनुमति मांगते हैं। शिखरों का सौहार्द तभी होता है जब आपके हृदय में राम हो या आपके हाथ में शिव हो, आपके हृदय में सत्ता हो, आपके हृदय में शक्ति हो, आपके हृदय में चंदे के पैसे हो, आपके हृदय में दलालियां हो, दारू की जमीनों की, तो शिवत्व स्थापित नहीं होते। इसलिए मुझे पता था कि ये इसका कुछ होगा नहीं। ये जरा सी लोकप्रियता इसको मिल गई है, एक लोकप्रिय बालिका के साथ विवाह हो गया, उसका थोड़ा यश हो गया, पंजाब में संभाल लिया, तो इसका इसलिए निकल गया था वहां। तो अब तो लोकप्रिय पार्टी के साथ नजदीकियां भी बढ़ रही है राघव चड्ढा की। मुझे पता नहीं है, पर वो अपनी जगह बना लेगा। वो तेज है, उसके अंदर वो क्षिप्रता, तीव्रता है, और राजनीति में यही सुगम है। राजनीति में सबसे अच्छा यही है कि आप जिनकी सीढ़ियां बना के चढ़े, जब आप छत पे पहुंच जाए तो सीढ़ी में लात मार देता कि पीछे से कोई ना चढ़ा है। कुमार भाई सच में एक बात बताइएगा, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ या अभी भी बात कर रहा हूँ और पूरा देश दुनिया आपकी बातें सुनती है, आप राम कथा के रेफरेंस देते हैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में, तो आम आदमी पार्टी में रहते हुए आपने किसी को ये सब बातें नहीं बताई, समझाई? क्या क्या लगता है? देखिए क्या है, मारीच ने, मुझे हैरानी इस बात की होती है, मारीच ने रावण से कहा कि ये जिससे तू भिड़ रहा है ना, ये सब नाश कर देगा। तुझे लग रहा है वलकल पहने हुए सन्यासी है, ये परात्पर ब्रह्म है, मैं देख चुका हूं। खरदूषण के टाइम इसने मुझे तीर मारा था, मैं जाके पड़ा था इतनी दूर और छोड़ दिया था आज के लिए ही, इसलिए चक्कर में मत पड़। स्वयं रावण को भी पता है कि राम कौन है। जब खरदूषण मरे तो उसने मंदोदरी से कहा, खरदूषण मोसम बलवंता, इन्हें को मारे ही बिन भगवंता, भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता। लेकिन इसके बाद भी रावण में अहंकार आया, रावण लगा। तो आपको क्या लगता है कि मैंने वहां सलाह नहीं दी होगी? मैंने प्रतिपल सलाह ना दी होगी कि यह गलत है? और क्या जो अब मेरे निकट लोग हैं, चाहे वो किसी दल के हों, क्या मैं उन्हें सलाह ना देता हूंगा? क्योंकि मेरा निजी कोई हेतु नहीं है किसी भी दल से, ना उस समय कुछ चाहिए था उनसे, ना इन वालों के साथ कुछ चाहिए, ना किसी और के साथ कुछ चाहिए। आपको मेरा कुछ उपयोग राष्ट्रहित के लिए करना है, आपको लगता है तो मुझे बताइए, मैं फिर तय करूंगा कि ये सही है कि नहीं है। मेरा निजी आनंद और मेरी छवि तो इससे बाधित नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई, तो इसलिए सलाहें तो आदमी देता है, लेकिन सत्ता आने के बाद सत्ता के लोभी भंवरे आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने कहा कि वो आंदोलन का आदमी था। नहीं भाई साहब, आंदोलन नहीं था, सरकार आने के बाद के मसला है जी। जब शक्ति स्थापित हो गई तब के इंटरनल, और बाद में थोड़ा भीतर घुस गए हैं, वो तो चले ही गए जो सब थे। कुमार भाई, आपने राजनीति में खूब परीक्षाएं दी, अमेठी में आपने चुनाव लड़ा, मैंने वो चुनाव भी कवर किया, मुझे पता है आप आए थे जी, आप आए थे उस समय। और मैंने उस चुनाव में आपको लड़ते हुए, भिड़ते हुए, जमीन पर हर तरह से देखा, और अकेला भी आपको मैंने वहां पर देखा। हाँ, तो वो षड्यंत्र पूर्वक भेजा गया था मुझे जी। उसमें ये था कि सांप और ये अंदर कमरे में है, बंद कर दो, या तो सांप मरेगा ये मरेंगे, दोनों में फायदा होगा। मुझे पता नहीं था, मैं तो मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, दोस्तों का दोस्त। तो जंतर मंतर पर कह दिया गया कि तुम्हारे राजकुमार के सामने हमारा कुमार लड़ लेगा। अब मैंने पूछा भी ये क्यों कह दिया, ये तो कहना ही नहीं चाहिए था तुमको। अरे यार अब तो बोल दिया, तो मैं चला गया, फिर डंप कर दिया गया। लेकिन मैं 6 महीने मजबूती के साथ लड़ा, गांव गांव गली गली गया, और उसी मथने का परिणाम था कि उसके बाद उनके लिए दुर्लभ हुई अमेठी। तो मुझे भेजा गया था और मैं एक संगठन में काम कर रहा था। तो संगठन में जब आप काम करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपकी जो ड्यूटी लगाई जाए उसमें फिर पीछे हटना ये माना जाता है कि अनुशासनहीनता है। तो इसलिए मैं चला गया चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, अमेठी का जिक्र भी आपने किया, इतना कुछ आपने किया आम आदमी पार्टी में रहते हुए, और अभी भी मैंने जिक्र किया जिस बात का कि अभी भी आप कोई बयान देते हैं तो राजनीतिक गलियारों में हलचल होती है और हम वो महसूस भी करते हैं। लेकिन जब राज्यसभा की बारी आती है, आपका नाम गाहे बगाए, जब राज्यसभा की सीटें खाली होती हैं, हम फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है कि इस बार कुमार विश्वास, इस बार बीजेपी से प्रत्याशी होने वाले हैं, इस बार कुमार विश्वास राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन ना आम आदमी पार्टी, ना ये, किस तरह से इस पूरे स्थिति को आप देखते हैं राज्यसभा वाले? देखिए क्या है कि दो बातें अलग अलग हुई आपके प्रश्न में। एक प्रश्न तो हुआ कि आपके कथन की प्रासंगिकता। कथन की प्रासंगिकता इसलिए क्योंकि वो दल का नहीं है, वो जनता का कथन है। जो जनता नहीं कह पा रही है वो मैंने कह दिया तो प्रासंगिक हो गया, जनता ने ले लिया कि यार बात तो सही कह रहा है कुमार विश्वास यार, इसलिए वो प्रासंगिक हुआ।
जहां तक ये सदनों वदनों की बात आती है, आपके पॉडकास्ट में उन महनीय लोगों का जो किसी भी दल के हैं, उनका नाम लेना उस मैत्री का, उस सद्भाव का, उस भरोसे का खून होगा जिन्होंने ये प्रस्ताव दिए या जिनकी इच्छा है कि आप हमारी तरफ से आइए, हमारी बात राजनीति में जाके कहिए। लेकिन मेरी ओर से ऐसा कभी ना प्रस्ताव था, ना है, ना मेरी कोई इच्छा अभीप्सा है इस प्रकार की, और ना मेरा ऐसा कोई भविष्य का प्लान है। हाँ, ये जो आप कहते हैं हर चुनाव में आती है, क्योंकि चर्चा होती है, या तो उधर होती है या इधर होती है, कहीं ना कहीं कोई चर्चा होती है। तो वो चर्चा जब होती है तो आप लोग तो खोजी पत्रकार है, पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं से सूचना मिल जाती है, आप छाप लेते हैं, दैट्स ऑल। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। नहीं, हमें खबरें भी मिलती रहती है ना, हमें जो जिसे कहते हैं कि हमें दिखता भी है कि हाँ कुछ हलचल हो रही है, लेकिन हलचल को जिसे आप कहते हैं वो क्या है कि बहुत सारे राजनीति में मेरे मित्र जो हैं और शुभचिंतक हैं, वो 2010 में जब आंदोलन शुरू हुआ उससे भी पहले के, जैसे मैं कांग्रेस में ही बोलता हूँ, कांग्रेस में मेरे बहुत सारे मित्र शुभचिंतक पुराने लोग हैं जो कवि सम्मेलन सुनते रहे, और आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, फिर भी मैं आपसे कहूं कि हम कुछ भी बोलते रहे थे और वो सुनते रहे थे, वो सामने बैठे थे तब भी सुनते रहे थे। ऐसे ही भाजपा में बहुत सारे तमाम दोस्त हैं, परिचित हैं, वो आपके शुभ के अवसर पर, किसी अच्छी समय पर आपको बुलाते हैं, आपके यहाँ आते हैं, उनके पहुंचने की लोगों को खबर लग जाती है, तो वो खबर बन जाती है कि उनसे मिले, उनके यहाँ देखे गए, उस विवाह में आए या इनके विवाह में वो आए, इसलिए खबर चलती है, बाकी कोई राजनीतिक हेतु नहीं है। कुमार भाई, जब बचपन के दोस्त साथ छोड़ दें तो कैसा लगता है? और खासकर वो भी तब जब राजनीति की बात सामने और उसके बाद दोस्ती टूट जाए। मैं सीधे तौर पर पूछ रहा हूं, मनीष सिसोदिया की बात जब भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि आपके बचपन के दोस्त थे। देखिए, मतलब बचपन के दोस्त एक तो मतलब जिसे कहा जाए वो तो ताउम्र देखिए क्या साथ निभाते हैं। आपको मैं बताऊं कि एक समय था तब इस पर दुख होता था, एक समय था जब इस पर गुस्सा आता था, एक समय था जब इसमें प्रतिशोध भी जगता था, और मेरे बयानों में, मेरी कविताओं में वो दिखता था, वो छल। उसमें बहुत सारा जनता के साथ जो छल है वो, उम्मीद के साथ जो छल है वो, और निजी पीड़ा, तीनों मिलती थी। लेकिन धीमे धीमे वो क्रोध जाता रहा। बचपन में राम के कैकेयी के सबसे प्रिय पुत्र राम है, भरत भी नहीं है, और वो इतने प्रिय हैं कि वो आधी रात कौशल्या जी की पड़ोस में लेटे हुए उनको कैकेयी का सपना आ जाता है, और वो कैकेयी से मिलने के लिए दौड़ते हैं, और माँ को जाकर कहते हैं मुझे मझली माँ के पास लेके जा। ये हमारे यहाँ प्रसंग है। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी आकर करती पुकार थी मेरी, लोग कुहकनी अपना कुहुक, राम यह जागा, निज मझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। ऐसा हुआ है। लेकिन धीमे धीमे राम के विरोध में उनके मन में घृणा आई, देवताओं के कारण आई या किसी कारण आई, लेकिन राम ने कभी भी कैकेयी को इस बात के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं माना। तो अगर किसी के मन में सत्ता को लेकर, बने रहने के लिए, पैसे को लेकर, शक्ति को लेकर अभीप्सा आ गई, लालच आ गया, और उसके लिए वो मैत्री का खून कर दें, भरोसे का खून कर दें, विश्वास का खून कर दें, तो ये उनकी प्रवृत्ति है। मेरे जैसे व्यक्ति को आज इस स्थिति में आकर इसका बुरा नहीं मानना चाहिए और इसके प्रति क्रोधित नहीं होना चाहिए। मुझे मानना चाहिए यही नियति थी। क्या हुआ है कि वो एक शेर है ना कि वो लो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, पर हुई एक बात के कुछ लोग पहचाने गए। तो जो पाया था उन्होंने, जो छीना था, वो बहुत जरा सा था, वो बहुत ही छोटा था। इसे अहंकार में नहीं कह रहा मैं रोहित। अभी मैं एक दिन दिल्ली में बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे, मेरी फ्लाइट लेट हो गई, तो एक सज्जन आए दक्षिण के, वो जो राम धोती है वो पहन के, बड़े भले से त्रिपुंड लगाए। उन्होंने कहा मैं आपको सुनता हूँ, आपका बड़ा प्रशंसक हूँ, और मैं राज्यसभा में सदस्य हूँ दक्षिण की इस पार्टी से। तो मैंने सद्भाव में कहा अच्छा आप अभी इस बार। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं 2 बार लोकसभा में था, अभी राज्यसभा में हूँ, स्टेट असेंबली में मैं 4 बार विधायक था और 3 बार मंत्री था। तो मैंने इसे जोड़ा कि 4 बार विधायक थे तो 20 साल, बिल्कुल, लोकसभा में 2 बार थे तो 10 साल 30, और अभी आगे 32-33 वर्ष से व्यवस्था का हिस्सा हैं, और इस भरी लॉबी में इनको कोई नहीं पहचान रहा, ये भी मुझे ही पहचान रहे हैं, आके बता रहे हैं। तो आपको इस पर प्रसन्न होना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि जो गया वो बहुत छोटा था और जो मिला वो बहुत बड़ा मिला, और जो मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा। नियति की यही मर्जी थी कि कुछ लोग अपने छोटे स्वार्थों में मैत्री का, सद्भाव का खून करें, भरोसों का, रिश्तों का खून करें। उनका दंड विधान या पुरस्कार विधान वो भगवान जाने। उन्हें भगवान दंड देगा या हो सकता पुरस्कार दे दे, कुछ पता थोड़ी है।
नियति का थोड़ी पता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बड़े बड़े लंपट जिंदगी के आखिरी सांस तक मौज लेते रहे जी, बड़े राजकीय सम्मानों के साथ विदा हो गए और आज भी उनके नाम पर खूब मेले जुड़ रहे हैं। पूरे जीवन लंपटाई करी। और बहुत सारे लोग हैं जिनको यही दंड मिला, तो वो भगवान तय करेगा। आपने तमाम बातें तो कही कुमार भाई, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप ये तमाम बातें बोल रहे थे खास तौर पे दोस्ती पर, तो आपकी आंखें देखने लायक थी। मैंने आपकी पढ़ी तो मुझे लगा कि अभी भी वो दुख तो है इस बात का। खैर आपने क्या होता है आपकी एक फेवरेट कमीज होती है, तो आपने 3-4 बार पहनी हो, वो फट जाए। आपके पास इतनी सारी कमीजें होती है पर आपको दुख होता रहता है। आपके पास एक फेवरेट सब्जी आपको खानी है, आपकी 2 चम्मच खाई आपने, उससे पूछा कि भाई ये और है क्या, उसने कहा सब ये तो इतनी थी, तो आपको उसी एक पल के लिए होता है यार ये और होती तो मैं एक रोटी और खाता। तो ये तो सामान्य चीजें जो आज पेट में जाके सुबह निकल जाएंगी, उनके बारे में है। एक लंबी मैत्री जब आप बचपन से साथ जीते हैं, जिसमें प्रेम विवाह सम्मिलित, बच्चे एक दूसरे के पालने, एक दूसरे की साधन ले लेने, एक दूसरे के पैसे रुपए शेयर कर लेने, षड्यंत्र वड्यंत्र सब चीजें एक दूसरे की हा ही, एक बेड पे सोना, जब वो किसी छोटे से स्वार्थ में, जिसमें ये स्वार्थ सम्मिलित हो कि थोड़ा सा राज्यसभा बेच लेंगे पैसे मिल जाएंगे, या ये आदमी इस बात पे नाराज है, सेना वाले मुद्दे पे नाराज हो गए, इस पे नाराज हो गए, जेएनयू में जो नारे लगे देश विरोधी, उनके साथ नहीं खड़ा होना है, सेना की निंदा नहीं करनी है, छोटे छोटे इशू थे जिनको अच्छे से लिया जा सकता था। उनसे अगर कोई व्यक्ति बाहर हो गया तो उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। और अब तो नहीं है, तब तो था, मैं साफ कर रहा हूं, तब बहुत था, अब नहीं है। अब ठीक है, मतलब जैसे आपके यहाँ एक चोट लगी हो तो उसका निशान रह जाता है, घाव भर जाता है लेकिन निशान रह जाता है। तो आप, मैं जब वक्त के आईने में अपना चेहरा देखता हूं तो मुझे ऐसी कुछ खरोंचों के निशान दिखाई देते हैं जो लोगों ने सोते में मेरे में डाल दिए हैं, भरोसे के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजनीति से जुड़ा एक आखिरी सवाल जरूर, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारे सामने खड़ा है 2027 का। आप यूपी से ताल्लुक रखते हैं, राजनीति से तो मैंने जाहिर सी बात, इतनी देर से हम राजनीति पर ही बात कर रहे हैं। क्या लगता है 2027 में क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में वापस ही कर पाएंगे? ऐसा लगता है आपको आज के माहौल में? देखिए, 2 अलग अलग बात है। जो सरकार वर्तमान है, इसका क्रेडिट स्कोर क्या है? इसका क्रेडिट स्कोर है लॉ एंड ऑर्डर। महाराज की सरकार के बारे में आम आदमी में यह है कि लॉ एंड ऑर्डर है। पर उत्तर प्रदेश की एक बात और है, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों जातीय चुनाव होते हैं। बिहार में आपको चयन करना पड़ा तो आप अपनी पार्टी के काडर पे नहीं गए, आपको जातीय समीकरण साधने पड़े मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने में। करना ही पड़ता है आपको, क्या करिए। और ये जो नई भाजपा है, ये जीतने के लिए बनी है, ये अटल जी की भाजपा नहीं है। जो अटल जी का रामकाल था, मर्यादा है। एक वोट से भी अगर मैं सरकार बनाता हूं तो ऐसी वोट को मैं छूने से अस्वीकार करता हूं, चिमटे से भी नहीं छूंगा, चिमटे से भी नहीं छूंगा। ये नई पार्टी है जो कहती है कि हमें पहले सब शासन में आएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। हमारी जो पॉलिसी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, हमें जो पॉलिसी बुक पढ़ाई गई है बचपन से नागपुर से छपी हुई, हमने जो इस देश के बारे में सोचा है, अखंड भारत का स्वप्न, वह पुनर्प्रतिष्ठा पाए भारत माता उस सिंहासन पर बैठकर, करूंगा कैसे मैं? अगर मैं सरकार में नहीं आया तो कैसे करूंगा? अगर प्रदेश मेरे काबू में ही नहीं आया, बंगाल मैंने लिया ही नहीं, बिहार मैंने लिया ही नहीं, तेलंगाना लिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट लिया नहीं, तो मैं देश कैसे बांधूंगा? तो इसलिए जो कृष्ण नीति है कि छोटी छोटी चीजें नीचे अवॉइड करो, बड़ा लक्ष्य देखो, ये उसकी है। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा काम है जातीय ध्रुवीकरण का, कि जातियां अलग अलग बटी हुई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मैदान को आप एक तरफा मैदान ना माने। अभी आज जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूं आपको, ऐसे समय में मैदान एक तरफा नहीं है। अभी मैदान काफी फंसा हुआ है, ट्रिकी है, अपने अपने लाभ हैं, अपने अपने नुकसान हैं। और लोकसभा में अखिलेश यादव ट्रेलर भी दिखा चुके हैं। हाँ, और लोकसभा में अखिलेश यादव का जो चेक चला, वो चेक बाउंस नहीं हुआ है। बिल्कुल, वो चेक ऐसा नहीं है कि एक बार भुन गया तो खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि लोकसभा में चल गया अब नहीं चलेगा, नहीं। बल्कि मैं कहता हूं विधानसभा के चुनाव में वो ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि छोटी सीट है। लोकसभा में तो आपको फिर भी 15, 20, 30 लाख लोगों में वो चलाना पड़ता है। विधानसभा में तो 4 लाख 5 लाख पे चलाना पड़ता है ना, वो तो बहुत ही सरल है उसको चलाना। तो एक तो ये हो गया। अब दोनों के अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इस सरकार का, जैसे मैंने बताया कि इसका एक पक्ष ये फायदा की लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरी बाबा की छवि लोकप्रिय छवि है, एक मतलब मेजॉरिटी में बहुत लोकप्रिय हैं। फिर जो उनके निर्णय होते हैं, बुलडोजर चला दो, ये कर दो, माफिया को मिट्टी में गाड़ देंगे, ये जनता को ये बातें थोड़ा सम्मोहित करती हैं, अच्छी करती हैं। भाई एक आदमी के घर में आके गला काटने की आपने कोशिश करी, वो भगवान की दुआ से बच गया, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जिन्होंने भी कोशिश की उनको सचमुच में मिट्टी में मिला दिया। तो ये बात जाती है, जनता के बीच जाती है।
उनके दो फायदे हैं। नुकसान मैंने आपको बताया कि एक तो पिछले इतने सालों के शासन में कार्यकर्ता कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। ब्लॉक के मंडल के सबसे छोटे कार्यकर्ता को भी लगता है कि मेरे पास ताकत मुख्यमंत्री जैसी होनी चाहिए। अच्छा, उसका कोई बेचारे का दोष भी नहीं है, बट उसे संतुष्ट नहीं कर सकती सरकार कभी भी। संगठन को कभी भी सरकार संतुष्ट नहीं कर पाती। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ही जीत पाती है। तो कार्यकर्ताओं में एक खास तौर पे नाराजगी उस तरह की है। जातीय प्रॉब्लम यूजीसी के बाद भी बढ़ी है। जातीय प्रॉब्लम लोकसभा के चुनाव में जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने काम किया उसके कारण भी उन्होंने टिकट बहुत अच्छे बांटे और बड़े अच्छे से वो लोग चुनाव लड़े। और मुझे लगता है ये वाले जो अखिलेश हैं अभी, ये पिछले अखिलेश से थोड़े भिन्न है। ये बदले हुए हैं। एडवर्सिटी आपको सिखाती है। एक समय आपने आके राज्य किया, वो चुनाव जब जीते थे वो उनका चुनाव नहीं था। वो लड़े थे, मेहनत की थी, साइकिल बहुत चलाई थी, पर वो नेताजी का चुनाव था। नेताजी की जो उत्तर प्रदेश में, मैंने कई बार बोला कि नेताजी लीडर नहीं थे यूपी वालों के लिए, नेताजी के इमोशन थे। जैसे बहन जी अभी भी अप्रासंगिक हैं, बहन जी की पार्टी ज्यादा नहीं जीतती है, पर बहन जी अब भी इमोशन है। बहन जी को कोई भी आदमी आप देखो, चाहे उनके विरोध में हो चाहे समर्थन में, बिना बहन जी के नहीं बोलता। आप भी नहीं बोलते। पत्रकारों को तो कहा ही नहीं गया ना आप किसी को भाई साहब बहन जी बोले। फिर भी मैं देखता हूं सारे चैनल पे बहन जी की पार्टी, बहन जी आई, बहन जी गई। सरकार में बहन जी कब से नहीं है, पर बहन जी के इमोशन है। किसी भी देश प्रदेश में नेता पुराना हो जाता है, उसकी एक बहुत बड़ी एक लेगेसी खड़ी होती है, वो इमोशन हो जाता है। जैसे राजस्थान में, जैसे महाराष्ट्र में अलग अलग नेता है जो इमोशन है, सरकार में रहे ना रहे इमोशन है। तो ये वाले अखिलेश जो है, इतने दिन सरकार से बाहर रह के इन्होंने सीखा है, जाना है। तो ये एक चुनौती इस सरकार के सामने जो इस समय सरकार है। समस्या क्या है? उनकी पिछली सरकार का जो शुरुआती दौर था, जिसमें उनके चाचा भी बहुत शक्तिशाली थे, आजम खान साहब भी बहुत शक्तिशाली थे, पिताजी का भी एक अपना क्लैन बड़ा था, उसकी छायाएं अभी तक लोगों को याद हैं और याद दिलाई जाती हैं। सो इस चुनौतियों की, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तटस्थ राजनीतिक विश्लेषक के होने के नाते मेरी किसी से ना कोई नाराजगी है, ना किसी से कोई दोस्ती है। मैं मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है उसका भी मेरे प्रति बहुत स्नेह का भाव रहा है। नेताजी मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते रहे। प्रोफेसर साहब का भी बहुत आत्मीय भाव है। शिवपाल चाचा जी का भी बहुत मेरे प्रति, और अखिलेश जी से भी मेरी मैत्री जो है वो बहुत सहज, सरल और बिना किसी इच्छा किए। वो सरकार में थे, मैं कभी उनके द्वार पर भी नहीं गया, किसी मेरा कोई काम ही नहीं था और ना पड़ेगा। और ये सरकार है, ये तो जानते ही है कि इनके साथ तो मेरी मैत्री ठीक है ही। वर्ष में एक बार मैं जाता हूँ, बुलाते हैं, बैठते हैं, कविताएं सुनते हैं, सब है। पर अभी मैदान खुला हुआ है और अच्छी बात है। लोकतंत्र में यही अच्छा है कि दोनों शक्तियां अपनी पूरी ताकत के साथ अपना प्रस्ताव लेकर मतदाता के पास जाएं। नहीं, लेकिन आपका विश्लेषण तो सीधे तौर पर कह रहा है कि यूपी की लड़ाई बड़ी कांटे की होने वाली है और अखिलेश यादव भी पूरे दमखम के साथ है और उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है जी। वो 2 चुनाव हार चुके हैं, अभी लोकसभा में है। तो कोई भी नेता, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो, वो नेता ऐसे थोड़ी छोड़ देगा चुनाव को कि ठीक है लड़ लेते हैं। ठीक, तो पूरी मेहनत करेंगे। लेकिन कुमार भाई, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, वो जिक्र करते हैं कि ब्राह्मणों को सीता के अपहरण से उन्होंने जोड़ दिया। जब इतनी जातिगत, जिसे कहा जाए कि हम बड़ी थिन लाइन पर उत्तर प्रदेश इस वक्त चल रहा है और चुनाव भी सामने है, तो ठाकुर ब्राह्मण इस तरह की बातें, सांसदों के इस तरह के बयान। दुर्भाग्य है कि मुझे साक्षी महाराज पर टिप्पणी करनी पड़ रही है। दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य, साक्षी महाराज जैसे लोग जो कभी समाजवादी पार्टी में थे, फिर दूसरी पार्टी में चले गए, मंदिर आंदोलन को कुछ और बोलते थे, ये सब लोग कौन हैं? ये सब लोग चंदा मामा हैं, सूर्य की चमक से चमके हुए। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ना हो और भाजपा का चुनाव चिन्ह ना हो, उसके बाद ये लड़ लें, बताएं क्या है? और जो साधु संत का वेश धारण कर भी जातीय वोट पर निर्भर हो कि जब तक फला जाति के वोट नहीं देंगे तब तक, वो वहां से क्यों लड़ रहे हैं, कहीं और से लड़ लें। क्या प्रचंड मूर्खताएं की बात है कि ब्राह्मण जो है वो सीता का अपहरण करने लगे। किस ब्राह्मण ने कहा कि रावण ब्राह्मण है? रावण असुर था, असुर है। रावण को हर साल, हर रामलीला में, भारत की हर रामलीला में, उसमें आग लगाने वाला उस पुजारी, वहां का पुजारी होता है, वही चलाता है। ब्राह्मण ने कभी इस बात का भेष नहीं करा कि कृष्ण जो है वो अहीर हैं। कृष्ण भगवान है, परात्पर ब्रह्म है, मेरे देवताएं हैं। कभी नहीं कहा उसने कि राम क्षत्रिय हैं, राम मेरे देवताएं हैं। अगर ऐसा होता तो परशुराम की पूजा करता सब ज्यादा राम ब्राह्मण, सब ज्यादा मंदिर परशुराम के मिलते। लेकिन उन्होंने पूर्णावतार कृष्ण को माना, राम जी की मर्यादा के प्रति, परशुराम जी के प्रति भी उनका आदर है, उन्हें भी हम स्मरण ही करते हैं। तो ये तो ऐसी बातें कहना तो दूसरे पक्ष को मजबूत करने जैसा है।
अपनी एक छोटी सी लोकप्रियता के लिए आप ये बेवकूफी की बात कर रहे हैं। जैसे तैसे देखिए नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है भारतीय राजनीति में। 14 में उनके चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बाबू साहबों की पार्टी थी, ब्राह्मण बनियों की पार्टी थी, थोड़े से राजपूत आते थे। जब उन्होंने कहा मैं अच्छी पिछड़ा वर्ग से आता हूं, मैं पिछड़ा हूं, इसलिए मुझ पर हमला हो रहा है, तो पिछड़ों ने भरोसा करा उन पर, करे अच्छा अपना आदमी है, चलो हमारी बात समझेगा। और प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं आप देखिएगा पिछले 10-12 वर्षों में, वो दलितों, वंचितों, पिछड़ों के चारों तरफ चली। उनके घर पे चूल्हा जाए, उनके घर पे शौचालय बने, प्रधानमंत्री आवास दे दो उन्हें, है ना, ये चली। बाकी क्षेत्र में काम किया, लेकिन इसकी तरफ उनका ध्यान बार बार रहा। तो उन्होंने जिस प्लैंक को लाकर आपकी पार्टी की लाइन से जोड़ा, आप ऐसी बातें करके तो पूरा मामला बिगाड़ दे रहे हैं। तो ये लोग बेसिकली भार हैं, ये जिस दल में हैं वहां भार हैं। ये ऐसे दुर्भाग्य है कि इनका कोई अनुशासन नहीं है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उस व्यक्ति ने ऐसी बात कही, ये मेरे दुख का विषय नहीं है। मुझे दुख का विषय है कि उस आदमी को अनुशासन में नहीं लाया गया, उसे कहा नहीं गया कि मूर्खतापूर्ण बात मत करिए आप, या अभद्र बातें मत करिए, क्योंकि फिर वोट बैंक की राजनीति होगी। जाहिर सी बात है, यही वजह है। कुमार भाई आप बताइए मुझे, यूजीसी का विवाद सामने आया, यूपी में ठाकुर ब्राह्मण खुल के बात हो रही है, सब एक वर्ग है कह रहा है सब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए ब्राह्मणों का समस्या क्या है कि तो है क्या ये आखिरकार, कुमार विश्वास कैसे देखते हैं? ब्राह्मण अपीजमेंट की वोट बैंक नहीं है, उसके बारे में माना जा रहा है जाएगा कहां, क्या कर लेगा ये, तो ठीक है। उसकी लीडरशिप जो है वो ऐसी है कि ठीक है जी अब क्या करें, हम हैं बस प्रतीक शास्त्र के रूप में बैठे हुए हैं। तो इसी तरह हिम्मत होगी साक्षी महाराज की बात कहने की, सीता का अपहरण ब्राह्मण ने किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तो छोड़िए, लेकिन सीता का अपहरण ब्राह्मण ने किया, क्या बकवास बात है। सीता का अपहरण साधु के वेश में एक असुर ने किया था। भगवती को अपहरण करके एक असुर ले गया था, विश्रवा का वंशज हो चाहे पुलस्त्य ऋषि का वंशज हो, वो निकृष्ट था, नीच था, उसका वध भगवान ने जाके किया। ये बात हजारों साल से ब्राह्मण ही पढ़ा रहा है, गांव गांव जाके कहानी में सुना रहा है। आप 4 वोट के लिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, तो दुखद है। राजनीति अपना हित देखे, मेरे जैसे आदमी के लिए जो भगवान का गुण स्तवन करता है, और मैं जाति में ज्यादा भरोसा करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी किसी एक जाति को, किसी भी जाति को टारगेट बनाना प्रशासनिक रूप से, राजकीय रूप से, इसके गंभीर परिणाम केवल पार्टियों को नहीं भुगतने पड़ते, समय को भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा, समय को भुगतने पड़ते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप शादियां करते हैं तो 50 लाख का लहंगा लेते हैं, 1 करोड़ की अंगूठी लेते हैं, 5 करोड़ का होटल करते हैं, लेकिन वह मंत्र पढ़ाने वाला जो पुरोहित है, जो बैठता है वहां, पंडित जो बैठता है, उसके 5100 रुपए देने में आप 5 बार गिनते हैं तब तक कि रंग आ जाए आपका हाथ पे नोट का निकल के। उसका आदर इसलिए मत कीजिए कि वो ये संस्कार करा रहा है, उसका आदर इसलिए कीजिए कि जिस समय विधर्म की आंधियों में 1000 साल आप अपना खानदान बचा रहे थे, कोई अपना व्यापार बचा रहा था, कोई अपनी जागीर बचा रहा था, कोई अपनी महिलाएं बचा रहा था, ये ब्राह्मण और इसका पूर्वज अपने कंठ में मंत्र बचा रहा था ताकि आपके बेटी का विवाह हो सके। इसने हजारों साल मेहनत करके, तपस्या करके, पूरे गांव की भिक्षा के अन्न पर जीवित रहकर इसने स्वयं को इतना तेजस्वी बनाया कि ना आपके महल से इसे मतलब है, ना आपकी तलवार से इसका मतलब है। मुट्ठी भर अन्न अपने काम से पैदा करता है और आप उसको ऐसी बात कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है। जातियां जो हैं वो भारत की व्यवस्था में जिस तरह का ताना बाना बुनती है, उससे एक समाज बनता है, उससे एक सनातन समाज बनता है। क्षत्रिय हों, वैश्य हों, हमारे हरिजन हों, हमारे कायस्थ बंधु हों, इन सबका अलग अलग योगदान है। आप देखिए क्षत्रियों का योगदान, और इस आजादी ने उनके साथ क्या किया है। इस 47 से पहले का क्षत्रिय देखिए, आज का क्षत्रिय देखिए आप। 47 से पहले उसके हाथ में व्यवस्था थी, वो सैन्य बलों में प्रमुख था, वो प्रशासन में प्रमुख था, जागीरें उसके पास थीं। आपने धीमे धीमे कहां पहुंचा दी है बातों को। तो आप ये चिंता अगर करें तो ठीक है कि भाई वो जातियां अपने गौरवशाली परंपरा के अनुसार जो अभीष्ट काम उनका है उसको करते हुए राष्ट्र में कैसे योगदान दें, इस राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रबल करें, या आप किसी भी जाति के हों आप करें तो अच्छा है। लेकिन आप अगर किसी भी नेतृत्व में कहीं पर भी बैठे हुए हैं और आप अगर ऐसी बात कहते हैं तो आप केवल अपना हित तो साध रहे हैं, लेकिन आप एक बड़े राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राजनीति की बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, राजनीति के इन विषयों पर खुलकर आपने बात की। मैं करता नहीं हूं, बहुत दिन बाद आपसे की। हाँ, लेकिन अच्छा लगा, आपने बड़े विस्तार से बातें कही। कुमार भाई, स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं आजकल जेन जी में बहुत पॉपुलर हैं, और इनको लेकर आपका क्या कहना है, और खास तौर पर
गाली देना नहीं देना, इसको लेकर एक बहस चल रही है। समय रैना का जिक्र करूंगा, रणबीर इलाहाबादी का जिक्र करूंगा, एफआईआर हो गई उनके ऊपर, ठीक है, और धमकियां तक उनको मिलने लगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुंवर भाई है, क्योंकि आप बड़ी संजीदगी से मुझे लगता है इन तमाम विषयों को देखते हैं और इस देश को समझते हैं, इस प्रदेश को समझते हैं। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि साहब, जब हम गांव देहात में जाते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं। आप बताइए, ये अगर समय रहना जो करता है, इस देश में इतना बड़ा कवि सम्मेलन होता है, वहां क्या होता है? तो सब पर एफआईआर कर दीजिए। दो अलग अलग पक्ष हैं। हमारे यहाँ जब सबसे मांगलिक अवसर होता है विवाह का, तो उसमें वेद मंत्रों के साथ पूजा होती है ना, स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है, पंडित जी पढ़ रहे होंगे। वो कहाँ से आते हैं? वो वेद की परंपरा से आ रहे हैं। हमारी संस्कार विधि वेद से आई है, वैदिक संस्कार विधि है ना। लेकिन उसी शादी में जब बारात चली जाती है गांव में, तो घर भर की सारी महिलाएं मिल के काफी अश्लील गालियां गाती हैं। उसे खोड़िया कहते हैं हमारे इलाके में। वो ससुर की एक्टिंग करती हैं, पति की एक्टिंग करती हैं, जेठ की एक्टिंग करती हैं, और काफी गंदे शब्द इस्तेमाल करती हैं। समय रहना वगैरह जो कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा। बिल्कुल। पर उसका एक परिसर होता है, उसकी एक ऑडियंस होती है। उसमें कई बार हम जैसे छोटे बच्चे 10-12 साल के चुपचाप घुस जाएं, उन्हें भी चाची ताइयां जो हैं लठ मार के बाहर भगा देती थी। हम घुसे हैं कि यार कुछ हो रहा है अंदर, चाची ताई बुआ समय हमें नहीं बुला रही हैं, हम चुपचाप कहीं से घुस के किसी खाट वाट के पीछे, किसी ने कही ए बिनका लल्ला बैठो पीछे, ए नाच पीटे ना जाएगा यहाँ से, 2 चप्पल मांगी, बाहर भागे, दरवाजा लगा दिया। सो क्या स्टेटमेंट है कि बेटा यू आर नॉट द ऑडियंस ऑफ दिस इज ए कैथारसिस ऑफ फीलिंग हम कर रहे हैं। घर की बहू होने के नाते, बेटी होने के नाते, भाभी होने के नाते, जो बोल नहीं पाती वो आज बोल रहे हैं, सब गए हैं बारात में। पर आप इसको चौराहे पे थोड़ी कर सकते हैं, जिस समय फेरा चल रहा है उस समय थोड़ी कर सकते हैं। चौराहे पे समय रहने ने नहीं किया। मैं वही कहने जा रहा हूं। देखिए, नाम तो किसी का कह लें, जिन बच्चों ने काम किया उन बच्चों के बारे में मैंने तब भी कहा था कि महाकवि कालिदास ने भगवान शंकर और पार्वती जी के प्रेम का वर्णन कर दिया तो उनकी लेखनी अवरुद्ध हो गई थी। माता सरस्वती से पार्वती जी ने कहा, ये कौन है जो माता पिता के शयन कक्ष के वर्णन कर रहा है? उसके बाद कालिदास एक लाइन ना लिख पाए और उनको व्याधि भी हो गई, बीमार भी हो गए। तो इन विषयों से तो सबको बचना चाहिए, चाहे अकेले में बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो। रही बात उन पे एफआईआर वगैरह की, मुझे लगता है कि कल्चरल परफॉर्मेंसेस के खिलाफ प्रबंधन होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप जो इतनी ज्यादा बात कहते हैं कि जला दो, मार दो, गोली मार दो, फला कर दो, ये सब खराब बात है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन बच्चों के बारे में आप कह रहे हैं, आज से 20 साल बाद ये बच्चे ये बातें बोलते नहीं मिलेंगे आपको। मैं जब कवि सम्मेलन के शुरुआती दौर में था तो मैंने कई ऐसी अनर्गल टिप्पणियां की हैं आज से 20-25 साल पहले, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं इम्प्रोवाइज हुआ, मैं सोसाइटी के प्रति उत्तरदायी हुआ। उस बड़ी भीड़ में 1 लाख आदमियों में 12-14 कवि होते तो मुझे लगता था मेरी कौन सुन रहा है, तो मैंने अपनी 2 बात कुछ कह दी। किसी क्षेत्र के बारे में कह दिया, किसी जाति के बारे में कुछ कह दिया, किसी व्यक्ति के बारे में कह दिया। वो तो मैं राजनीतिक रूप से प्रासंगिक हो गया तो वो वीडियो सरफेस कर गए कि देखो ये तो ऐसा बोलते थे, और मैंने कहा जी मुझसे गलती हुई थी। आज मैं नहीं कहता। मोटे पतले के बारे में मैं आज नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी बेटियों ने मुझे सिखाया कि बॉडी शेमिंग है, यू शुड नॉट से दिस। मैं वाइफी जोक नहीं सुनाता, पत्नी के जोक। हमारा तो पूरा कार्यक्रम कवि सम्मेलन का पत्नी के जोक पर ही चला। हमारे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी जो इतने बड़े स्टार बने, वो बीवी के चुटकुलों पे चले। लेकिन अब नई बच्चियां कहती, मेरी बेटी कहती है कि नहीं ये नहीं सुनेंगे हम, और ये नहीं सुनाए जाने चाहिए, तो हम नहीं सुना रहे हैं। पाकिस्तान का जो कॉमेडियन है वो सेना पे नहीं बोल सकता, पॉलिटिक्स पे नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं। वो किस पर बोलता है? वो औरत के चेहरे पे बोलता है, कद्दू जैसा मुंह लेके घूम रही है, ये कितने खरबूजे बांध रखे हैं पेट पे। ये क्या बदतमीजी है? ये इसी बात पर है। आप ध्यान से देखिएगा, कपिल शर्मा का शो शुरुआत में इस सब वेबसाइट पे चल रहा था। आज कपिल शर्मा की कॉमेडी देखिए, क्लीन है। आपको याद है पहले वो बुआ आती थी, बिल्कुल बिल्कुल खूब सारी बातें होती थी, लोगों ने उसको समझाया होगा, मुझे नहीं पता, ऑडियंस ने पोल करके कहा होगा। तो ठीक है, उन लोगों ने जो कुछ किया वो गलती की, या उन्हें नहीं करना चाहिए था, या उन्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और बहुत सारे कॉमेडियन लड़के लड़कियां मैं देखता हूं जो बहुत ही अश्लील बोलते हैं। सो भाई, जो उनका टिकट लेके सुनने जाता है वो सुने, करे, खत्म करे। आपको नहीं सुनना। हाँ। इंटरनेट पर पॉर्न भी पड़ी हुई है, और इंटरनेट पर मैं जो रामचरितमानस डेली कह रहा हूं वो भी पड़ी हुई है। सुबह को हजारों लोग रामचरितमानस देखते हैं, और रात को सोते समय भी मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमारी तो रात्रि की नींद से पहले हम आपको 1 घंटा सुनते हैं। ठीक है, आपको नहीं सुनना, आप डिस्कार्ड कर दीजिए, आप बैन कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। लेकिन इतना ज्यादा कॉर्नर किसी भी विधा को, किसी भी कला को करना, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है।
कम ये है तो एक विधा ही है ना कुमार भाई, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं, चाहे समय रहना कर रहा गांव है। में बारात वगैरह में एक आदमी होता था जो सबसे हंसोड़ होता था, वो 5 लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे, हाँ भाई रामवीर सुनाओ भाई गुरु। हाँ बिल्कुल, हमने रामफल देखा है गांव देहात में। गांव में होता था, गांव देहात में। हाँ। उसकी वेट चलती थी। हाँ यार बिल्कुल। रामफल नहीं आया भाई, रामफल आएगा तो वेट। हाँ। सो ये अपने अपने इलाके के रामफल हैं। हाँ तो ये कई बार ऐसी बातें कह रहे हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो सोसाइटी को इसको मॉनिटर करके कहना चाहिए कि गलत है। और नहीं, मैं पर दावा फिर कर से- सकता हूं नहीं, कि उन सोसाइटी बच्चों क्यों के मॉनिटर करे उन कुमार भाई? बच्चों के माँ बाप ने भी ये बात कही होगी। सोसाइटी मॉनिटर करती है, सरकार नहीं करती है। सरकार यहाँ कभी- तो सरकारें मॉनिटर कर रही हैं, एफआईआर तक करवा दी जाती है बेचारों पर। मुझे लगता है ये ज्यादा है। मुझे लगता हाँ है ये ज्यादा है। एक गायक ने कहा कि मुझे सुबह सुबह अजान की आवाज आती है, मुझे परेशानी होती है। उसको आपने थ्रेट दी थी एक जमाने में, ज्यादा था। हाँ। उसको बेचारे को पता नहीं था नहीं बोलना है ये, उसने बोल दिया बस ऐसे ही कि यार पता नहीं इतनी जोर से भगवान को क्यों पुकारते हो। तो लोगों ने कहा मंदिर क्यों नहीं बोल रहा है, तो मस्जिद क्यों बोल रहा है। तब उसकी समझ में आया, अब वो समझ गया कि नहीं बोलना है मैं हमको। तब से आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिन सज्जन से ने हर बात की थी। निकल सत्य था, मन से निकल गया। मतलब हैरानी होती है जब मुकेश खन्ना जी जैसे सीनियर व्यक्ति कहते हैं समय रहने को कि कुत्ते की दुम है, ये तो सीधी हो नहीं सकती। मतलब बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आपकी फैटर्निटी के लोग हैं ये सब लोग कुमार भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं बार बार ये कहता हूं, इस देश में 9 साल की 10 साल की बच्ची का सामूहिक रेप होता है। इन सो कॉल्ड फतवे देने वालों को किसी को गुस्सा नहीं आता। इनमें से किसी ने उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के डायरेक्टर जनरल पुलिस, उस समय के कलेक्टर, उस समय के एसपी के लिए बारे में बोला कि इसे गधे पे बैठा के जूते मारो? हिम्मत हुई इनकी कहने की? क्यों? क्योंकि वो पद पर बैठा हुआ है, डर लगता है आपको, हवा खराब होती है आपकी। और एक बालक, देखो 2 बातें अलग अलग है। इन दोनों बच्चों ने गलती की हैं, 10 बार कह वालो मुझसे, आप इनके सामने कह दूं मैं। लेकिन ठीक है यार, उनसे गलती हुई, उन्हें आप मॉनिटर करो, बता दो, कह दो, मुंह पे मिले, हवाई जहाज में मिले, ट्रेन में बोलोगे बहुत गलत बात की तूने, वाहियात बात की तूने, आप बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप, पुलिस पहुंच रही है, जैसे मेरे घर पहुंच गई थी पंजाब पुलिस सुबह सुबह। मुख्यमंत्री बनते ही तीसरे दिन मैं देख रहा हूं 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 40 पुलिस वाले होते हैं कि चलो। क्या कर दिया? बोले तुमने जो बयान दिया था उससे पंजाब में शांति भंग हो गई। अच्छा, तुम पे सरकार आ जाएगी, तुम पे पुलिस आ जाएगी, डीजी आएगा, तो तुम ऐसे उठाओगे आदमी को? हैं? वो तो हम थे कि लड़ लिए। लेकिन दूसरा आदमी भयभीत होता है। तो मुझे लगता है सोसाइटी को एक समाज के तौर पर थोड़ा उदार होने की और थोड़ा समझाइश से भरे होने की जरूरत है। मैंने ये स्टेटमेंट जो अभी मैं दे रहा हूं, ये अभी कहीं दे दिया कि ये गलत हो रहा है। उस वीडियो के नीचे जो तथाकथित सोसाइटी रक्षक हैं, संस्कृति रक्षक, उन्होंने मां बहन की गाली बकी है। अब बताइए भाई, आप गाली के विरोध में गाली बक रहे हो। गाली के विरोध में गाली, कि गाली के विरोध में गाली बक रहे हो कि इसकी तो ऐसी की तो ऐसी, कुमार विश्वास ऐसे कैसे कह रहा है, माँ की और बहन की, और ये 25 बातें चल रही हैं। क्या है, इससे आप ही एक्सपोज हो रहे हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, समझ लेंगे। आपने मैक्स अमीनी के खिलाफ गाली बकी क्या कभी? बहुत पॉपुलर आदमी है मैक्स अमीनी, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। आप 5 मिनट का स्टैंड अप देख लीजिए उसका, उसके 5 मिनट के स्टैंड अप में 10 बार वो बातें आती हैं जो मैं इसमें बोल नहीं सकता। बिल्कुल। अमेरिका ने बकी क्या उसके खिलाफ गाली? अभी जब भारत में आया था, वो बॉम्बे में उसने शो किया था, वही बातें उसने भारत में भी बोली। क्यों जी, तब क्यों नहीं बोले आप? तब तो नहीं आपने कहा गधे पे घुमा दो और ये कर दो और कुत्ते की पूंछ। ये क्या है? थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है खाली लोगों का काम है। ये खाली बैठे थे, चलो यही कर लेते हैं, उनको गाली बक देते। सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं। धुरंधर 2 आपने देखी कुमार भाई? जी, बहुत दिन बाद मैंने कोई फिल्म देखी। अच्छा, बहुत दिन मैंने बाद। लगभग 15 साल बाद थिएटर में कोई फिल्म देखी। 15 साल बाद। लेकिन एक पक्ष कह रहा है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। कुमार विश्वास धुरंधर 2 को किस तरह की फिल्म मानते हैं? क्योंकि आप कला को समझते हैं, जानते हैं, आप बताइए आपका नजरिया। देखिए, स्टीफन स्पिलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई। जी स्टीफन स्पिलबर्ग जो है वो जू है, और वो सर्वाइवर है, उसकी फैमिली। जी वो हिटलर के अत्याचारों से बचे हुए परिवार की कहानी। जी। इतना साल लगा, इतने सारे ऑस्कर लिए, प्रोपेगेंडा नहीं थी क्या? जैसा हिटलर था, थोड़ा बहुत तो मिलाया है उसमें, या वैसा ही दिखा दिया होगा। जो आदमी फिल्म बनाता है उसका एक पर्सनल थॉट प्रोसेस होता है, उसकी एक सोच होती है। आदित्य धर की एक सोच है, चीजों को लेकर दृष्टि है। आदित्य धर विस्थापित कश्मीरी है। इसी देश में एक प्रदेश में रहने वाले अत्यंत शांति प्रिय लोगों को राजनीतिक निर्लज्जता के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा, और ये पूरा हिंदुस्तान, इसकी बौद्धिक चेतना, इसके सो कॉल्ड प्रोपेगेंडिस्ट, सो कॉल्ड इसके इंटेलेक्चुअल्स, इसकी सरकारें नपुंसकों की तरह देखते रहे।
47 तो मैंने मान लिया अंग्रेज करके गए कि भारत के लोग उधर चले गए, उधर के लोग इधर आ गए, चलो मान लिया मैंने। अब कौन करके गया था भाई साहब? ये अपने घरों में बैठा हुआ सुबह सुबह शंकर का जाप करता हुआ, शंकराचार्य पे दर्शन करता हुआ भट्ट, सुबह सुबह अपना काम करता हुआ एक लिड्डू, सुबह सुबह अपना काम करता हुआ एक धर, अचानक आपके गुंडों ने कहा कि सुबह तक छोड़ जाओ, लड़कियां छोड़ जाओ, नहीं तो भाग रहा है बेचारा। आपने पूछा, आपने जम्मू में उनके शिविर देखे कभी? फिल्म बनाई किसी ने? ये जो बंबई में जिनको मिर्च लगी है, इनसे पूछो उन्होंने फिल्म बनाई क्या? कश्मीरी विस्थापित इनको समझ में नहीं आया क्या? इन्होंने देखे क्या? हमारे यहाँ प्रशांत भूषण ने कह दिया था, हमने घुस के बयान उसके घर में लिखवाया कि ये तुम्हारा पर्सनल बयान है। बदतमीजी है। हम इस कमरे में 6 आदमी बैठे हुए हैं, मुझ में आप में चुनाव होना है, आपके प्रिय 3 लोगों को मैं गोली मार दूं, क्या हुआ? चुनाव करवाएंगे। लोकतंत्र हुआ? भाई कैसे कह सकते हो रेफरेंडम कराओगे तुम? जो रेफरेंडम करने वाले थे बेचारे, उनको तुमने भगा दिया वहां से मार मार के। और बदतमीजियां तुमने उनके साथ करी, सरकारी अधिकारियों को गोली मारी, जज को गोली मारी आपने, भरे चौराहे पे आतंक फैलाने के लिए। और अब निर्लज्जों की तरह दिल्ली चुप बैठी रही, जिसकी भी सरकार थी और जिसके भी समर्थन से थी और जो भी लोग थे। तो एक प्रोपेगेंडा तुम चलाते रहे हो कि हॉकी का कैप्टन तो कोई और था और तुमने कबीर खान बनाया। एक प्रोपेगेंडा तुम चलाते रहे हो कि फायर में लेस्बियन औरतें 2 कोई और थी, तुमने नाम उनके पार्वती और सीता रख दिए। एक प्रोपेगेंडा तुम चलाते रहे हो कि कन्हैया लाल जो है वो भगवान की मूर्ति के सामने व्यभिचार के लिए उद्धृत है। एक प्रोपेगेंडा तुम चलाते रहे हो कि तुम्हारे यहां सदा ही नारद एक लंपट चालू आदमी के रूप में तुम दिखाते रहे हो। नारद कौन है जी? नारद भक्ति के पिता हैं। प्रहलाद को भक्ति देने वाले नारद हैं, ध्रुव को भक्ति देने वाले नारद हैं, यहां तक कि जगत जननी पार्वती को यह बताने वाले कि शंकर जी का स्मरण करो तुम्हारा विवाह होगा, ये भी नारद है। और तुमने नारद कौन बताया? हे नारायण नारायण चालू। और तुमने फादर कैसे बनाए? ओ माई चाइल्ड। तुमने सूफी कैसे बनाए? जिनकी दरगाह पे जाकर खोया हुआ प्रेमी मिल जाता है, खोए हुए बेटे मिल जाते हैं। अच्छी बात की, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तो आप ये जो बॉलीवुड के स्थापित डायरेक्टर्स और ये तमाम लोग हैं, आप कह रहे हैं कि इन्होंने प्रोपेगेंडा किया इन्होंने। अब उसने कर दिया एक प्रोपेगेंडा, क्राफ्ट के साथ किया है इस बार लड़के ने, मेहनत के साथ किया है, डिटेलिंग के साथ किया है, तो आपको आग लग गई है। लेकिन उन तमाम डायरेक्टर्स ने भी तो बड़ी बड़ी फिल्में दी कुमार भाई। अच्छा है, हम तो धन्यवाद दे रहे हैं। हवा चलती है तो ऐसी चलती है। उस समय लोगों ने कम आवाज उठाई होगी। मैं कहां बोलता हॉल में नारद को देख। तो क्या आपका इशारा भी बांद्रा वालों की तरफ है जो पिछले दिनों एक प्रसंग चला था? वो सब सारे वो आप बताइए ना कि उनको, आपने फिल्में इतनी देखी हैं, आप देखेंगे पुजारी आपको बदमाश मिलेगा। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं नाम नहीं जोड़ा, मंदिर हटा के दोनों धर्म स्थान जोड़ दीजिए, गाना चल जाता, आग लगा दी जाती देश में। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? क्या दूसरे धर्म स्थान जाते हुए लड़के लड़कियों की आंखें नहीं लड़ती? क्या दूसरे धर्म स्थान जाते हुए प्रेम में नहीं पड़ते? आपके यहां मंदिर जाने में हुआ कि लड़की मंदिर नहीं जा रही है भगवान के? मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं। कोई लड़की भगवान के द्वार जाते हुए अगर प्रेम कर रही है तो वो भी पूजा कर रही है। तो कुमार विश्वास कह रहे हैं कि मुंबई के जो बड़े बड़े स्थापित डायरेक्टर्स हैं वो लंबे अरसे तक प्रोपेगेंडा चलाते रहे, अब भी चलाते और हैं। आदित्य धर ने जो किया वो प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर आदित्य धर ने प्रोपेगेंडा कर दिया तो पहली बात तो प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ किया भाई साहब? तुम्हारे खिलाफ किया, देश के खिलाफ किया, किसी जाति के खिलाफ किया? नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ किया। पाकिस्तान में घुस के, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल ही हाफिज सईद का सबसे निकट का आदमी अज्ञात गनमैन ने मारा है जी। पिछले 6-7 साल में अज्ञात गनमैन नाम की एक बड़ी विभूति भारत में पैदा हुई है, जो आपके शत्रुओं को, चाहे वो किसी देश के किसी हिस्से में हो, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए जाती है। पहले तो नहीं थी भाई साहब ये। अचानक कैसे पाकिस्तान में सैकड़ों अज्ञात बंदूकधारियों को यह प्रेरणा प्राप्त हुई है कि लश्कर के, जैश के, मुजाहिदीनों के, जितने भारत के शत्रु हैं उन सबको निपटाना है। आपके कहां से कोई तो कर रहा होगा, कहीं तो कुछ हो रहा होगा। तो भाई साहब उस अज्ञात के पीछे खड़े हुए ज्ञात को धन्यवाद तो दो। मैं आपके चैनल पे उसका नाम नहीं ले सकता, बट जानते तो मैं और आप उसे हैं, परिचित तो हम उस आदमी से हैं। हाँ नहीं, मुझे तो नाम लेने में भी गुरेज है। सोच से हम परिचित तो हैं। हाँ बिल्कुल। उस वैचारिकी से तो मैं उसका समर्थन करूं कि विरोध करूं, मुझे बताओ। हाँ, कहा गया कि अजय डोभाल को दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है, जिसको मैं तो समर्थन करूंगा ना। अच्छा हो रहा है मेरे भारत में घुसकर जिस आदमी ने बंबई पर हमला किया, आप ही बंधक रहे, नाक कटी पूरे विश्व में आपकी। अगर उन बंधकों को जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने कंधार में आपकी नाक कटवाई, अगर उसको गोली मारते हुए दिखाया गया है और भारत के सुरक्षा सलाहकार से वो बात कर रहा है कि बोल भारत माता की जय, तो इस पर आप ताली बजाओगे कि गाली दोगे? मुझे एक समझ मुझे बताओ ना रोहित, आप बताओ, आप पहले बताओ ताकि आपके दर्शक जाने। ताली बजाओगे कि गाली? हाँ जाहिर सी बात है, ताली बजाओ भाई साहब के लड़के ने हमारी इच्छा की बात कह दी। मैं कहता हूं हो रहा है उतने का 10% तो भी बजाओ।
अमेरिका क्या कर रहा है? पर एवरीथिंग फिल्मों को फिल्मों की तरह देखिए। किसने बनाई है साहब? अमेरिका ने बनाई है, हॉलीवुड ने बनाई है, इन्होंने बनाई है। मैंने कहा बनाने वाला अपने हिसाब से बनाता है। मैं राम पर कविता लिखता हूं तो मेरे राम अलग हैं, कोई और राम पर कविता लिखता है तो इकबाल के राम इमाम हैं। इमाम कौन होता है? नमाज पढ़ाने वाला, भगवान नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ भगवान की कंसेप्ट ही नहीं थी। बिल्कुल। इकबाल कन्वर्टेड थे एक पीढ़ी पहले के। तो इकबाल कहते हैं, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। इमाम हिंद कहा। मैं कहता हूं नहीं, परात्पर ब्रह्म है। इकबाल का बनाने वाला भी वही है। हालांकि इकबाल के बनाने वाले सचमुच में रामचंद्र जी हैं, 2 पीढ़ी पहले। इकबाल तो 1 पीढ़ी पहले ही आए थे, लेकिन पूरे विश्व के हैं। तो अगर आदित्य धर ने प्रोपोगंडा किया है तो भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ किया है। आप हिंदुस्तान के रहने वाले ताली बजाइए। उसका खिलाफ लियारी में अगर उसके खिलाफ आंदोलन होता है और लियारी वाले कहते हैं प्रोपोगंडा है ना, नबील कबूल कह रहा है, तो मैं खुश हूं भाई, चलो हाँ उनका बनता है, उनका बनता है। चौधरी असलम की बेवा कह रही है कि साहब ये प्रोपोगंडा है मेरे पति के खिलाफ, बनता है। भाई तुम क्यों रो रहे हो? इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि तुम्हारा प्रोपोगंडा जो तुम करते रहे थे बंबई वालों, वो किसके खिलाफ था और क्या करते थे तुम। मैं तो खुश हूं, आई एम तो हैप्पी। तो आपने सीधा पूरा जवाब पूरे मुंबई वालों को आपने दे दिया। नहीं, मैंने तो आदित्य धर की प्रशंसा की है। मैं वो मेरा छोटा भाई जैसा है जी। और मैंने उसको फोन करके कहा कि बेटा तूने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और वो जो लड़की है यामी, वो भी बहुत प्रतिभाशाली और वो बड़े अच्छे पति पत्नी सोच वाले लोग हैं। और आप देखिए कि संजय लीला बंसाली के कैंप में काम करके भी उसने एक एक्शन की इतनी बड़ी फिल्म बनाई। संजय लीला बंसाली के यहाँ तो मतलब थप्पड़ भी नहीं उठता। हाँ बिल्कुल, एकदम रेशमी फिल्म बनती है। इसका मतलब डायरेक्शन का कौशल है। आप जो कह रहे हैं प्रोपोगंडा फिल्म, इस बार दुख जो हुआ है उन लोगों को जो प्रोपोगंडा कह रहे हैं, वो ये हुआ है कि बड़ा फाइन ट्यून प्रोपोगंडा हो गया गुरु। हाँ। पहला वाला खराब होता था तो कहते रहे प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा। इस बार बड़ा बारीक और महीन हुआ है, पकड़ में नहीं आ रहा है। एस्थेटिकली मतलब से बनाया गया, एस्थेटिकली प्रोफेशनली। हाँ। 2-2 हजार करोड़ रुपए कमा रही है फिल्म, तो परेशानी के क्या हो गया है। ठीक है कुमार भाई, कुछ और दूसरे सवालों पर बात है। बहुत आपने इस बार खुला हुआ इंटरव्यू लिया। नहीं, मजा आ रहा आपसे बात करके, हमें बहुत आनंद आ रहा आपसे बात करके, इतने डीपली इन तमाम चीजों पर डीप डाइव करने में। देखिए जेनजी की बात करें, मैं पड़ोसी मुल्क नेपाल की बात करूं, एक सवाल हमने कहा जेनजी को लेकर भी जरूर होगा आपसे कि वहां पे जेनजी पीएम बने, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो छात्र संघ चुनाव होते हैं उन पर ही बैन लगा दिया साहब। तो छात्रों को इस तरह से बैन लगाना, और हमारे देश में भी, हमारे प्रदेश में भी बैन लग रहा है। हाँ इसी तरह की स्थिति है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव बहुत अच्छी चीज थी। छात्र संघ चुनाव बच्चों को राजनीतिक रूप से कुशल करने, अपना प्रचार करने, अपना भाषण देने, अपनी बात कहने का प्रतीक शास्त्र थे। लेकिन धीमे धीमे छात्र संघ चुनाव धनबल के, जाति ध्रुवीकरण के, धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण बन गए। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ का पैनल लगता है दोनों तरफ से, तो वो जातीय आधार पर बनता है। इधर गुजर महासचिव लड़ाया जाएगा तो उधर सचिव लड़ाया, कितनी खराब बात हाँ, है। बिल्कुल। जो बच्चे अभी, हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल कच्चे हैं, 17-18 साल का बीए फर्स्ट ईयर का बच्चा आता है जो वोट देगा, है ना, हाँ बिल्कुल उसके सही दिमाग में आप ये बातें डाल रहे हैं शुरुआत से ही, शुरुआत से, तो गलत बात गलत बात है। लेकिन क्या करें, उसमें रुचि किसकी होती है? केंद्रीय मंत्रियों की। ड्यूटी किसकी लगाई जाती है? वहां से। चूंकि वो छात्र संघ की जो जगह है वो रास्ता बन गई है कि यहां से जाएंगे, एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट। जैसे भारतीय जनता पार्टी में मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो हैं वो संघ को रास्ता समझते हैं। तो मेरे को एक सज्जन मिले तो वो कह रहे मैं तो भाई साहब पुराना संघ का व्यक्ति हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे पिताजी भी संघ में थे। मैंने अच्छा क्या दायित्व था? तो बोले वो पिताजी हमारे जिलाध्यक्ष थे। तो उन्होंने समझ लिया है कि यहाँ से, अगर उन्हें ध्वजवंदना याद नहीं है, उन्हें परंपराएं पता नहीं है कुछ भी, वो उन्हें भी पता है कि लिखित कुछ है नहीं तो बोल दो। तो ऐसे ही छात्र संघ का जो चुनाव है वो एक परंपरा बन गया कि यहाँ से अगर आप गए तो आपको विधायक बनने में सुविधा होगी जी, फिर आपको चुनाव लड़ने में सुविधा होगी। तो उस पर रोक लगाना तो सही नहीं, कुछ उसका इलाज निकलना चाहिए ताकि वहां किसी भी प्रकार से बाहर की राजनीति, जातीय राजनीति, धर्म की राजनीति, धनबल। आप सोचिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जब मैं सुनता हूं, मुझे तो पता नहीं, कई लोग आके कहते हैं कि 5-10 करोड़ रुपए का चुनाव होता है 1 वर्ष के लिए, अध्यक्ष का चुनाव, और उस तो बड़ी बड़ी रेंज रोवर उन सब गाड़ियों की लाइनें लगती हैं जब जाता है। तो क्यों हो रहा है चुनाव? हाँ, तो कुछ पैसे का वो भी नहीं है, आपको कोई शक्ति भी नहीं मिल रही है, बिल्कुल स्वाभाविक। तो ये बेसिकली हमारे युवा मस्तिष्क को राजनीतिक रूप से प्रदूषित करने वाले होते हैं। इनका कोई हल निकालना चाहिए शिक्षा मंत्री जी को और सरकारों को
कि ये कैसे बिना बाह्य राजनीति से प्रभावित होकर एक आंतरिक चयन बने। मतलब ये समस्या हमारे देश में भी है, पड़ोसी मुल्कों भी में है। बाकी तो बालेन के लिए शुभकामनाएं हैं, युवा हैं, हम आशा करते हैं कि वो भारत के सबसे प्यारे पड़ोसी और भारत के सांस्कृतिक रूप से सबसे निकट पड़ोसी हैं वो हमारे। नेपाल ऐसा यशस्वी देश है कि वो किसी प्रकार की आंधी में नहीं झुका। हम अड़ोस पड़ोस के सब झुके हैं, किसी भी प्रकार के आक्रमण में हम पराधीन हुए हैं, नेपाल कभी पराधीन नहीं हुआ। और नेपाल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी माएँ वहाँ से आई हैं। मैं तो जब भी नेपाल जाता हूँ तो कहता हूँ कि मैं मामा के घर आया हूँ, नाना के घर आया हूँ, माइक से कहता हूँ। हमारे तो भगवान राम का विवाह ना होता, हमारे तो भगवान शंकर का विवाह ना होता अगर वहाँ से माता पार्वती और माता जानकी ना आती। नेपाल से बहने वाली 700 नदियाँ छोटे छोटे, वो उत्तर प्रदेश और बिहार में घुस के हमारी नसों में खून बनाती हैं। तो हमारा तो नेपाल से संबंध खून पानी का संबंध है। ऐसे में नेपाल में एक युवा शासक आया है। मैं आशा करता हूं कि वो विश्व की किसी भी शक्ति को दरकिनार करके अपने राष्ट्र का हित सोचते हुए भारत और नेपाल की मैत्री को पुष्ट करेंगे, क्योंकि हम दोनों देशों से ज्यादा मोहब्बत का और वर्थ का योग्य रिश्ता किसी से नहीं हो सकता उनका जो हमारा उनका है। बिल्कुल सही कहा। और दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वक्त में स्थितियां ऐसी बनी है। जो गया वो वक्त गया, पर मैं बालेन से बड़ा आशावान हूं कि वो भारत में रहे भी हैं, उनको भारतीय ताना बाना पता है, बेंगलोर में पढ़े हैं। और दूसरे वो कलाकार हैं। कला का जो व्यक्ति होता है उसके अंदर एक आर्द्रता होती है, एक भावुकता होती है। तो और उनका जो मंत्रिमंडल आया है वो भी बड़ा युवा मंत्रिमंडल है, और प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी है और भारत सरकार ने भी उनसे बात की है। मुझे इस बार बहुत आशा है उनसे कि हम पुराने मुद्दों को किसी चीन के उकसाने पर, किसी अमेरिका के फुसलाने पर, पाकिस्तान के ऐसे एजेंट जो काठमांडू में घूम रहे हैं उनके हित सही करने के चक्कर में बालेन जी और उनका मंत्रिमंडल ये सोचेगा कि नेपाल का हित किसमें है। और भारतीय होने के नाते नहीं कह रहा, विश्व नागरिक होने के नाते कह रहा हूं, नेपाल और भारत के हित एक दूसरे के साथ जबरदस्त गुथे हुए, ऐसे विश्व में किसी देश के नहीं। कुमार भाई आगे बढ़ूंगा। आपके एक मित्र हैं संदीप शर्मा, हाँ, धार से हैं। तो हमारी जो रिसर्च टीम है उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने किस्सा सुनाया कि उन्होंने बताया कि किस तरह से 86-87 का किस्सा सुनाया कि आप कालिदास एकेडमी में डिबेट करने आप वहां पर गए थे और कालिदास की नायिकाएं उनके नायकों से श्रेष्ठ है। और जब वो हमारी रिसर्च टीम से बात कर रहे थे आपके मित्र संदीप शर्मा, तब उन्होंने बताया कि आपने ऐसे ऐसे तर्क वहां पर दिए। उन्होंने कहा उनको आज भी याद है। वो किस्सा जरूर सुनाइए। मैं बचपन से डिबेटर रहा हूँ। हमारे पिताजी का ये हम पर सब पर बड़ी कृपा रही कि हम पांचों भाई बहनों को उन्होंने बचपन से डिबेटर बनाया। तो सबको जाना कि आप भाषण प्रतियोगिता में बोल के आइए, आप डिबेट में बोल के आइए। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तो एक देश का बड़ा समारोह होता है, कालिदास समारोह। अब तो मैं बहुत दिन से नहीं गया हूँ। तो वहाँ हम, मेरे से बड़े वाले भाई डॉक्टर संजीव शर्मा जो कुलपति रहे हैं, वो पहले जाके वहाँ जीत चुके थे। तो उस साल अवसर आया, तो मैं था उस समय, तो एक विषय आया, नायके बिहोतिरुच्यन्ते कालिदासस्य नायिका। नायकों से भी अधिक ऊंची हैं कालिदास की नायिकाएं। तो उसके लिए मैं बोलने के लिए गया था। तो श्रीनिवास रथ साहब और आदरणीय स्वर्गीय कमला रत्नम जी, ये लोग जज थे। तो संदीप उसमें सुनने आए थे। बाद में जब वो कवि सम्मेलनों में मिले, संदीप शर्मा हास्य कवि हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब आप जब बोलने आए थे और आपने धोती पहन रखी थी और मैंने आपको सुना था बोलते हुए वहाँ संभाषण देते हुए, तो मैं उसमें था। तो डिबेट्स तो लगभग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले साल तक लगातार बोली, और उसका फ़ायदा जो पब्लिक स्पीकिंग में जो तर्क शक्ति आई अपनी बात को कहने की, क्योंकि उसमें आपको 5 मिनट मिलते हैं केवल। हाँ बिल्कुल, घंटे भर नहीं बोल सकते जी। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि वाग्मी कौन आदमी है, अच्छा व्यक्ति कौन है बोलने में। तो शास्त्र कहता है मितम च सारम च इति च वाग्मिता। थोड़ा बोलो लेकिन सार बोलो। एक जुमला बोला, खेल खत्म। तो ये जो आपने शुरू में एक सवाल किया कि आप बोलते हो और विवाद हो जाता है, वायरल हो जाती है बात। हर महीने एक ना एक स्टेटमेंट वायरल होता है, और वो इसलिए नहीं बोला जाता कि वायरल करना है, वो इसलिए होता है कि इतने सारे मुद्दे को एक लाइन में समेट के आप बोल देते हैं। और फिर वो जैसे अमेरिका पे बोल दिया कि भाई भूरे बाल वाले फूफा के इस बार सलाहकार ठीक नहीं है, उन्होंने भारत के बारे में गलत सलाह दी है, नया भारत है झुकेगा नहीं। वही हुआ बाद में, इतना संघर्ष हुआ हमारे टाइम में बिल्कुल, तो वो वायरल हो गया। एक और बात, आपके जीवन पर ओशो और उनके साहित्य का गहरा असर है। बीते कुछ सालों में नई पीढ़ी के बीच, अगर हम जेन ज़ी की अगर हम बात करें, कि ओशो को लेकर एक फैसिनेशन जगी है। तो आप मतलब इसको किस तरह से देखते हैं? ये डिबेटेबल भी रहे ओशो,
विवादों में भी रहे ओशो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने ऊपर उनका असर किस तरह से देखते हैं, और नई पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे, जेनजी के लिए, जो ओशो के विचारों को जानती है, समझना चाहती है? 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न हो गया कि ओशो इन दोनों प्रासंगिक हुए ज़्यादा। जी। तो जैसे एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है, सीजर डैड इज मोर पावरफुल देन सीजर लाइव। या जब ओशो थे जीवन में और मैं शुरू में उन्हें पढ़ रहा था, तो मैं सदा कहता था कि आदमी जब चला जाएगा तो बहुत शक्तिशाली होगा। और मुझे याद है एक पुस्तक मेलों में ओशो की पुस्तकों की जो दुकान थी, जो स्टॉल लगती थी, वो छोटी सी लगती थी उस जमाने में, और उस पर कुछ ही लोग जाते थे जो तेजस्वी थे, जो शक्तिशाली थे, जो कहते थे मैं ओशो पढ़ रहा हूँ, वरना बचते थे। आज पुस्तक मेले में सबसे बड़ा जो बिक्री हो रही होती है, सब ज़्यादा जनता हो रही है, वो ओशो के यहाँ होती है, क्योंकि ओशो आपको चुनौतीपूर्ण मरुभूमियों में ले जाते हैं। ओशो एडवेंचर है एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का। ओशो राजमार्ग नहीं है कि आपको गाड़ी में बैठा दिया, टेस्ला चल रही है ऑटो पायलट मोड पे, आपको सिर्फ बैठ के मजे लेने हैं। ओशो आपको रेगिस्तान में हाथ पकड़ के ले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं कि अब निकल के दिखा। तो वो जो खोज में आनंद है कि कहाँ से निकलूं, क्या करूं, हाय राम बच गया, ओहो या फंस गया, वो जो एक्सरसाइज है मस्तिष्क की और बुद्धि की और मन की, वो ओशो कराते हैं। तो मेरा तो ओशो से परिचय हो गया था 11वीं-12वीं में। अच्छा, 11वीं-12वीं। हाँ, तब वो श्री रजनीश थे, तब वो ना ओशो थे ना भगवान थे। और दिल्ली के एक प्रकाशन से उनकी 1 रुपए की किताब छपती थी, मुझे आज भी याद है। 1 रुपए की 1 रुपए की किताब छपती थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ये सब। तो मुझे इस रास्ते पर लाने में जो प्रेरणाएं मिली, उनमें ओशो भी हैं। क्योंकि ओशो की पुस्तक मृत्यु सिखाता हूँ में एक पंक्ति लिखी हुई थी, और उसमें लिखा हुआ था कि अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसके विपरीत मत जाओ, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज़ है, और ईश्वर के विपरीत जाकर कोई बचता नहीं है। तो मैंने जो बड़े निर्णय लिए जीवन में, प्रेम का लिया, नौकरी छोड़ने का लिया, आंदोलन के टाइम लिया, जब पार्टी में आंतरिक रिफ्ट चली, तब मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मुझे सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, या मुझे सेना से सबूत मांगने चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को कटघरे में डालने के लिए? तो मैंने कहा नहीं, केंद्र से अलग लड़ लेंगे, लेकिन सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठाएंगे। तो लड़ाई हो गई कि यार मैं कुछ और कह रहा हूँ, तू कुछ और कह रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, तू तो लोकप्रिय बनना चाह रहा है। मैं लोकप्रिय नहीं बनना चाह रहा था, मैं अंदर की आवाज़ सुन रहा था। तो ओशो ने ये सिखाया। ओशो कोई टेक्स्ट बुक नहीं है कि आप उन्हें पढ़ते पढ़ते चले। ओशो ये दावा करते भी नहीं है, इसलिए ओशो गुरु के रूप में उतने लोकप्रिय नहीं हुए। आपको ओशो के संन्यास्त बहुत लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ लोग बोलते हुए आपको दिखेंगे। मुझे सैकड़ों लोग मिले जिन्होंने मुझसे आके कहा कि आपको ओशो ने छुआ है क्या, ओशो के आसपास आप गए हैं? मैंने कहा आपको क्यों लगा? आपकी बातों से लगा। अच्छा। तो जब तक किसी को पता नहीं था, जब तक मैंने बोला नहीं था, तब तक बहुत लोग मिले। ओशो कहते भी थे कि मेरा सन्यासी या मुझसे मिला हुआ आदमी या मेरे को जाना हुआ आदमी, वो 1000 की भीड़ में अलग दिखाई देगा इसके अंदर ओशो घटित हुए। ओशो आपको खुले सवालों की तरफ छोड़ के निकल लेते हैं, वो अपने मार्ग को अंतिम नहीं बताते। बहुधा धर्म गुरुओं में, प्रवाचकों में एक समस्या आती है कि वो कहते हैं यही मार्ग बस अंतिम है, और विश्व इसी चुनौती से जूझ रहा है कि इसमें जो लिखा है और हमने जो कहा है वो सही है, इसके अलग चलोगे तो मार दिए जाओगे। ओशो इतने विराट अध्ययनशील होने के बाद भी कहते हैं कि ये बातें इसमें, ये इसमें, अब तुम देख लो, तू अपने हिसाब से देख ले भाई, जैसा देखता हो। तो इसलिए वो एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में इस जैनजी में ज्यादा शक्तिशाली हो गए, जो कि जैनजी इंस्ट्रक्टिव मोड में नहीं है। मेरी पीढ़ी इंस्ट्रक्टिव मोड में थी। मेरे पिताजी कहते थे अरे सुनो इधर आओ, तो मैं ये नहीं पूछता था क्या। हाँ बिल्कुल। मैं खड़ा हूं, वो काम में लग गए, कॉपी चेक कर रहे हैं, वो भूल गए। तो मैं 15-20 मिनट बाद सोचता था कि पूछूं जी बाबा जी, या उनका अरे हाँ तुम आ गए थे, जरा करिए आओ। 15 मिनट से खड़ा है आदमी भाई, इंस्ट्रक्टिव मोड है। क्या मेरी माँ से उन्होंने कहा सुनती हो, अरे सुनो मैडम, तो मेरी माँ किचन से चल देती थी, जी बताओ। वो ये नहीं कहती थी रुको आती हूँ अभी काम कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे पापा बुला रहे हैं इसके, गई। ये पीढ़ी नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता है बात, ए सुनो अग्रता इधर आओ, को इधर आओ, नहीं कर सकता। बोलते हाँ यस ब्रो टेल, वो तो मुझसे पूछेंगी। तो ये पीढ़ी जो जेनजी है ये इंस्ट्रक्टिव नहीं है। ओशो इंस्ट्रक्टिव नहीं है, नो इंस्ट्रक्शंस। माला पहनना है मत पहन, ये करना है मत कर, तिलक लगा मत लगा, तो तू देख तेरा काम, मैं तुझे बता रहा हूं ये चित्त ये आत्मा। इसलिए ओशो की व्याप्ति अभी बहुत ज्यादा है, और मैं सोचता हूं और होगी, और ज्यादा होगी। अभी जैनजी में भी होगी और विश्व में भी होगी। यानी ओशो की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। क्रांतिकारी है ना। हाँ क्रांतिकारी विचारक है वो। ये सुई की नोक दिखाते हैं, इधर से हाथी दिखाते हैं, कहते हैं इसमें से गुजर सकती है, आपको तो नहीं गुजर सकती। माटी कहे कुम्हार से, क्या अद्भुत सारी पुस्तकें
भारत के जलते प्रश्न, स्वर्णिम भारत, पलटू पर जो उन्होंने लिखा है। जेनजी को कोई बुक रिकमेंडेशन आप करना चाहेंगे? 2-3 जो किताब मैंने बताई, जैसे भारत के जलते प्रश्न बहुत अच्छी किताब है, स्वर्णिम भारत बहुत अच्छी किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ बहुत अच्छी किताब है, और मैं कहता हूँ कबीर पर जब बोले हैं वो सुन माटी के कुम्हार से अलग से बोले, कबीर से अलग से बोले, मीरा पर बहुत अच्छा बोले। मतलब मैं साहित्य का विद्यार्थी था, मीरा पढ़ाता था क्लास में, और जब मैंने ओशो से मीरा पढ़ी तो मेरा पढ़ाने का मानसिकता बदल गई। मुझे लगता था मीरा एक भक्ति की कवित्री है, विद्रोहिणी है, दैट्स ऑल। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने जिस तरह से, जैसे कहते हैं ना, मीरा के संपूर्ण व्यक्तित्व को, उनके कहने को, समकालीन परिस्थिति को जिस तरह बांध के प्रस्तुत किया है ना, तो मेरी तो दृष्टि ही बदल गई। खैर, अब प्रेम के कवि हैं तो कुछ प्रेम की बात भी कर ली जाए कुमार भाई जी। तो आपने तो मतलब लव लेटर लिखना, लोग लिखते हैं लव लेटर, लेकिन आपने तो अखबार में छपवा दिए। हाँ, हमारे समय में प्रेम पत्र लिखे जाते थे, और बाद में मेरी कविताएं प्रेम पत्रों में बहुत प्रयोग हुई। आजकल मैसेज में प्रयोग होती हैं प्रेम की कविताएं। तो उस समय यह था कि जिसे प्रेम पत्र लिखना था, वहां बात पहुंचाने का तरीका लव लेटर तो था नहीं। कि मुझे लव लेटर थोड़ा सा मतलब छोटी चीज लगती थी। मुझे लगता था ये तो सामान्य प्रेमी ही करते हैं, इसमें क्या है। तो एक अखबार हमारे यहाँ का बड़ा पॉपुलर था, तारेश, तो वो उनके यहाँ भी जाता था, मेरे यहाँ भी आता था। उसके संपादक जो थे तो वो मेरे प्रति बड़ा स्नेह रखते थे, तो मैंने उसमें जो भी कहना होता था, कविता लिखी, गीत लिखा, छपवा दिया। तो पढ़ने वाली को पता है कि मेरे लिए लिखी गई है। पढ़ने वाले को पता था और लिखने वाले को पता था, जनता समझती थी कविता छप रही है। वाह, क्या बात है। मतलब आपका तो ये स्टाइल, आप तो जब भी जो जेनजी जिस तरह का सोच रहे करने के, आप तो उस समय कर दिया था। आजकल जो लोग करते हैं ना कि मैं परफॉर्म करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक लाइन बोलूंगा, हाँ, वो नहीं था, उसी समय कर दिया। क्या बात है। तो कुमार भाई, प्रेम, चिट्ठियां लिखना, और उसके बाद मंजू जी के साथ जो आपका रिश्ता आगे बढ़ा, विवाह में तब्दील हुआ, वो यात्रा कैसी रही? दरअसल क्या है, देखिए, गुब्बारा जो होता है ना, जिसमें हवा भरी होती है जी, उसमें अगर नीचे कुछ बंधा हुआ नहीं है ना, तो वो आकाश में उड़कर स्वयं को समाप्त कर लेगा। उसकी हवा भी निकलेगी, बादलों में गिरेगा, बारिश पे गिरेगा, और एक दिन बेकार एक फालतू सी रबड़ का एक ढेर होकर पृथ्वी पर पड़ा मिलेगा। तो हम जैसे गुब्बारे, जिनमें महत्वाकांक्षाओं की हवा भरी हुई है, जिनमें जिज्ञासा की हवा भरी हुई है, जिनमें बहुत कुछ करने की ललक भरी हुई है, उनके नीचे एक एंकर लगना जरूरी है, गांभीर्य, गुरुता, गंभीरता लगनी जरूरी है। तो मेरी जो श्रीमती जी हैं, उनका मेरे जीवन में योगदान ये है कि मेरा जो बिखरा हुआ अस्तित्व है पूरा जी, कभी आंदोलन करने लगे, कभी नौकरी कर ली, कभी ऐसा कर लिया, कभी वैसा करा, राजनीति में चले गए, हार आए, फिर कर ली, फिर छोड़ दी, उसके बीच में वो एक फिक्स प्लेटफॉर्म है कि ये ट्रेन जो है, रेलगाड़ी कहीं भी भटका है, अंत में इसका जो यार्ड है वो यहाँ है। तो उनको पता है कि ये ऐसे आदमी ये चलेगा, और मुझे पता है कि मेरे पीछे एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी गुरुता, जिसकी गंभीरता, जैसे आपने उन्हें बहुत कम पब्लिक में देखा होगा। बिल्कुल। उनको कोई जो एक सेलेब्स की बीवियों का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अत्यंत सामान्य जीवन है। उनका जीवन केवल उनका काम विश्वविद्यालय में पढ़ाना या घर में सास ससुर, बच्चे, पति, उसके दोस्त, इतने तक ही सीमित है। जैसे कहते हैं ना, बाह भर दुनिया है, दुनिया भर दुनिया नहीं है उनकी। हमारे एक कवि थे हस्तीमल जी, बम्बई के, बड़े अद्भुत कवि, जिनकी वो जगदीश सिंह साहब ने गजल गाई थी, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। उनका एक शेर है कि बांट लें आ कायनात, बांट लें आ कायनात, तू मेरी बाकी तेरा। तो मेरी श्रीमती जी ने कायनात बांट रखी है। अद्भुत, जबरदस्त। मतलब भाभी जी सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता मुझे। और ये भी तय नहीं है कि वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, जरूरी नहीं है जी। कुंवर भाई, 2017 में आप YouTube पर एक सीरीज चलाते थे, नीड का निर्माण। तो आप कई कवियों के, उनकी रचनाएं, महाकवि, हाँ, महाकवियों की रचनाएं आप उसमें पढ़ते थे, और उसमें आपने हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ कविताएं पढ़ दी। तो अमिताभ बच्चन साहब ने आपको कुछ नोटिस भेज दिया, और आपने उनको 32 रुपए, अमिताभ बच्चन, द अमिताभ बच्चन, उनको 32 रुपए आपने भेजे। 17 के कुमार विश्वास को देखिए ना, ये किस्सा पूरा बताइए कुमार भाई, क्या कहानी? आप देखिए, पहले तो 17 के कुमार विश्वास को देखिए। हाँ। 14-17 का कुमार विश्वास, रोज सड़क पर लाठी खा रहे हैं, दामिनी कांड में जेल में पड़े हैं, वो विकलांगों के साथ धोखा हो गया, दिव्यांगों के साथ, उसमें लाठी खा रहे, जेल में पड़े हैं, है ना। तो वो कुमार विश्वास जो था, वो सामाजिक आंदोलनों का, राजनीति का था।
तो एक लोकप्रिय चैनल जिसमें आप भी रहे, उन्होंने एक सीरीज चलाई महाकवि और कहा कि आप एंकर करिए और आप कवियों के बारे में बताइए। तो मैंने उसमें महादेवी जी और नागार्जुन जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, अज्ञेय, इन सब पर मैंने 1-1 घंटे का प्रोग्राम बनाया जिसमें ड्रामेटाइज किया जाता था और मैं सुनाता था और एक कविता उनकी संगीतबद्ध करके लगाता था। तो उसमें नागार्जुन की कविता गई तो नागार्जुन जी के परिवार ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। उसमें जब मैंने तर्पण में भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता सुनाई, आज पानी गिर रहा है, तो आदरणीय अनुपम जी उस समय जीवित थे, भवानी दादा के पुत्र, बहुत बड़े व्यक्ति रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुमने बहुत अद्भुत काम किया, आज तुम हमारे बराबर हो गए, तुमने तर्पण करा बाबू जी का। ऐसे ही हमने दिनकर जी के जब करा तो दिनकर जी के उस समय पुत्र जीवित थे और दिनकर जी के पौत्र अरविंद हमारे बड़े प्रिय हैं। उन सब ने फ़ोन करके मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने बाबा को यहाँ तक आपने उनकी बात पहुँचाई, पहुँच तो रही है थोड़ा, आपने भी कहा। पद्मा जी जो उनके परिवार में है, सब ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। जब हमने बच्चन जी पर कार्यक्रम बनाया तो मैंने कोशिश की कि मैं किसी प्रकार से अमिताभ जी से इसकी परमिशन ले लूँ या बता दूँ उन्हें, तो वो सुलभ नहीं हुए, 15-20 दिन लग गए। तो फिर उनके जो दूसरे भाई हैं अजिताभ जी, मैंने उनको संदेश भेजा और मैंने कहा कि हम ये करते हैं, ये करा है और हम ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे लगा कि पुत्र होने के नाते एक पुत्र ने हाँ कर दिया, ठीक ही है, हम क्या इसमें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने वो 10-12 गाने तैयार करे। उनमें से पहला गाना हमने नीड का निर्माण करके लोड कर दिया। तो मैं सुबह उठा तो मेरे मैनेजर ने कहा कि साहब वो बिग बी ने ट्वीट करा है कि ये गलत है, ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए और लीगल विल टेक कोर्स। तो मुझे लगा कि उनके ऑफिस से किसी ने कर दिया होगा और अभी भी मैं यही मानता हूँ, मेरी बात नहीं हुई इस संदर्भ में उनसे कभी, तो बात आई गई हो गई। फिर 6-7 दिन बाद लीगल नोटिस मिल गया मेरे को कि आप ये हटाइए और आपने जो पैसा कमाया है वापस करिए। ये तो बड़ा अपमानजनक था। तो मैं भी थोड़ा बचपने में था, तो मैंने क्रांतिकारी कुमार विश्वास और अधिकारी तो अब भी हूँ, थोड़ा सभ्यता आ गई है, सौम्यता आ गई है, पता चल गया है कि जीवन में थोड़ा मर्यादा रखनी चाहिए। वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े अभिनेता है, भारत को उन्होंने बड़े अच्छे पल दिए हैं हमारे देश को। तो मैंने वो एक 32 रुपए का चेक, तब तक इतने सेंट जितने हुए थे उसका भारतीय रुपये में ट्रांसफर किया, पत्र लिख के साहब इससे बड़ी गलती हुई, मैंने ये किया, आगे से मैं नहीं लगाऊंगा, मैंने भेज दिया। तो वो खबर बन गई फालतू की। कालांतर में तो मेरी उससे बात भी हुई, उनका बड़ा मतलब स्नेह भरा उसके बाद बात भी हुई और सब हाँ संवाद उनसे ठीक ठाक है, लेकिन बट इस 32 रुपए के बारे में कोई बात नहीं हुई। नहीं 32 रुपए के बारे में बात नहीं। फिर मैंने वो 10 के 10 ट्रैक कभी सुनाए भी नहीं, किसी को चढ़ाए भी नहीं, मैंने वो बना के मेरे पास रखे हुए हैं जी। जो उनके 10 ट्रैक थे वो बहुत ही अद्भुत बने, बहुत ही अद्भुत, मतलब इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, बहुत अच्छे अच्छे गीत उनके बनाए थे मैंने। पर फिर मैंने सोचा कि अब जब इतनी इसमें बदमजगी आ गई तो छोड़ देते हैं इस बात को। 32 रुपए में ही बात निपट जाए तो अच्छा है। नहीं मतलब हाँ, उस समय थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि यार मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो मतलब तर्पण कर रहा हूँ। स्वाभाविक है। और तर्पण भी क्यों बना मैं आपको बताऊं, पहली बार मैं किसी को बता रहा हूँ कि मेरी माँ जो है वो बड़ी धार्मिक है जी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, साधु संतों की सेवा। मैं किसी साधु के यहाँ कार्यक्रम में जाऊँ तो पहला सवाल ये पूछती है पैसे तो ना लिए। अच्छा। हालांकि मैं फिर भी ले लेता हूँ और कई बार वो लोग खुद भी दे देते हैं, उनके सेवा लोग जो होते हैं, उनके व्यापारी व्यवसायी कहते हैं भाई कुमार जी आए हैं तो इनके दल को मुद्रा दे दो। लेकिन मैं सदा कहता हूँ ना अम्मा कुछ नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया ना भैया, महाराज जी से। हमारे घर पे भी जो साधु संतों के चरण पड़ते हैं वो सबका लिफाफा तैयार कराती है मुझसे। तो एक हमारे बड़े प्रिय कथावाचक हैं, मेरे भाई जैसे हैं मथुरा के, वो आए थे तो उन्होंने मुझसे लिफाफा तैयार कराया कि लिफाफा बना दे महाराज जी आएंगे। तो मैंने कितने पैसे रख दूँ? ए रख दे ठीक से। मैंने कहा बता दो। तो उन्होंने बहुत बड़ा सोच के कहा 21,000 रुपये रख दे। जो मैंने कहा इतने बड़े हैं वो, 21,000 रुपये क्या ज़्यादा रखवा? ना 21 रख दे। मैंने 21 का लिफाफा ना दे दिया। वो माँ से मिलने गए तो माँ ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया कि मैं आपको सुनती हूँ टीवी पे, आस्था पे, संस्कार पे, और फलां बात आपने अच्छी बताई, और कुंभ में भी मैं सुन के आई थी। और उन्होंने उनके लिए एक शॉल तो उन्होंने पहन लिया बेचारों ने भव्यता से, और पैर छुए माँ के, और फिर वो लिफाफा दिया। तो वो मना करने लगे कि अरे माँ क्या बात करती है, तेरे बेटे बहुत कमाते हैं, मैं बहुत पैसे हैं मेरे पास, चिंता मत कर, ये है वो है। तो मैंने कहा महाराज जी रख लो, ये पीछा छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि इनको लगता है साधु के, संत के, कथावाचक के चरण घर पे गृहस्थ के पड़े हैं तो वो उसका सम्मान होना चाहिए। मेरे साथ भी यही है। हमारे बहुत सारे आदरणीय ऐसे धर्मगुरु हैं जिनके साथ मेरा बड़ा आत्मीय संबंध है, मतलब अच्छे से। लेकिन जब भी वो घर पर आते हैं तो मैं बाकायदा उनके पद प्रक्षालन करता हूँ,
बाकायदा उन्हें जो भी गृहस्थ की दक्षिणा होती है ऐसे, तो वो थोड़ी सी मन में बात उस समय लग गई बुरी और उसकी रिएक्शन निकल गई, बस इतना प्रसंग था, आगे तो सब ठीक ही हुआ। ठीक है कुमार भाई, इस नई जनरेशन में, नई पीढ़ी में कौन से कवि आपको पसंद है, जिनको आप फॉलो भी करते हैं, आपको पसंद है, क्या कहेंगे इसमें? हम क्या है, आपने मुझे ध्यान से, अगर आपकी टीम ने देखा होगा तो मैं पिछले कुछ वर्षों से क्या करता हूँ, हर साल 2-3 कवियों को प्रमोट करके उन्हें स्टेज देते हैं। इस बीच हमने एक अलग फिर चीज़ चलाई, इसका नाम था कविशाला। जी, कविशाला जी। हाँ, तो हमने जो केवीशाला चलाई, इसको केवीशाला भी बोलते हैं कुछ लोग, केवीशाला बोलते हैं। तो केवीशाला में हमने क्या किया कि देश भर के साल भर जो बच्चों के वीडियो मिले, किसी की चर्चा मिली, उस पर रिसर्च टीम लगाई। ठीक है। और उसमें 20-25 बच्चों को जिनके पास मंच नहीं है, अभी अच्छा मंच नहीं है, उनकी प्रतिभा के योग्य नहीं है, उन्हें हम बुलाते हैं किराया देके और फिर उनके कपड़े बनवाते हैं और उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। कविता की तो ट्रेनिंग हो नहीं सकती, बिल्कुल। कविता की प्रस्तुति की ट्रेनिंग कि आपके यहाँ जरा ये छंद दोष था, अगर आप इसे ऐसे गा लोगे तो ठीक है। तो संगीत के लोग बुलाते हैं, अच्छा, सोशल मीडिया के ट्रेनर्स बुलाते हैं, स्टाइलिस्ट बुलाते हैं, टचअप आर्टिस्ट बुलाते हैं, ताकि लड़कियों को लड़कों को बता सके जब आप कैमरा फेस करेंगे तो चेहरे पे क्या लगाएं, जनता में जाएं तो क्या लगाएं, कलर स्कीम कौन सी पहने। तो 7 दिन फिर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। ये हर साल आप करते हैं? हर साल, सुबह शाम। सुबह 6 बजे से मैं उनके साथ लगता हूँ, रात 10 बजे तक। सिर्फ खाने के लिए वो अलग होते हैं। हाँ। इसी कविता को दोबारा पढ़ के सुनाओ, यहाँ रुको, यहाँ यति लो, यहाँ सांस लो। अब माइक को कैसे ट्रीट करना है, आपने माइक पे बोलते हुए पीछे की मुंह उतर के कुछ कहा तो आधा वाक्य तो चला गया, तो कैसे कैसे ट्रीट करना है, इसके लिए हम थोड़ी सी उनके साथ मेहनत करते हैं। फिर मैं उन्हें अपने साथ मंच देता हूँ, जो मेरे कवि सम्मेलन होते हैं उनमें मैं लेके जाता हूँ, एक एक दो, तो वहां से उनको थोड़ी सी लोकप्रियता, थोड़ी सी लोक दृष्टि मिल जाती है। बहुत लोग देखने लगते हैं, अरे तो कुमार शाह साहब ये कौन आई लड़की, ये कौन लड़का आया। फिर उनका एक अलग मार्केट खड़ा हो जाता है, तो वो क्या है, आत्मनिर्भर हो जाते हैं आर्थिक रूप से। जो बच्चा 5,000 तो ऐसे कितने लोग तैयार कर दिए कुमार भाई अब तक? अभी तक तो 30-40 लोग हो गए, और वो अच्छा नाम है उनका, मतलब वो लाख लाख रुपया ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, अरे वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है। उनमें एक बच्चा है जो नोएडा के एक रेस्टोरेंट में वेटर था। अच्छा, वेटर नोएडा के रेस्टोरेंट में? अनुसूचित जाति का बच्चा है, बिहार से। उसका किसी ने मुझे वीडियो भेजा था, मैंने कहा तो इतना अच्छा है। वो हालांकि थोड़ी थोड़ी गोष्ठियों में जा रहा था, उसको बुलाया, फिर उसको थोड़ा क्राफ्ट किया, समझाया, बेटा यहाँ ये कर लो, जितना मेरे पर अनुभव है। तो उसमें छंद का आचार्य एक कवि बुलाते हैं कोई, उसमें व्यंग के पेच रखने वाले, पंच रखने वाले 2 कवि बुलाते हैं, उसमें ठाके वाला बुलाते हैं, उसमें संगीत के हमारे अध्यापिका आते हैं 2-3, 7 दिन साथ ही रहते हैं, जो कहते हैं आप गा सकते हैं, ये सा पकड़िए, आप करिए आलाप, घर जाके होमवर्क करिए, और उसके बाद उनका ग्रुप बनाकर फिर उसमें भी ट्रेनिंग चलती रहती है। बहुत ऐसे करके, और इस साल भी फिर ये होने वाला है। तो 30-40 आपके पास भी अगर ऐसे नाम आए, कुछ आए जी, तो आप उनको भी भेज सकते हैं। उनमें सारा खर्चा, खाना वाना, खिलाना, रखना, कपड़े, जूते सब देकर उन्हें विदा करना, और एक मानदेय भी देना। अच्छा, मानदेय भी देते हैं लास्ट में, और लास्ट में उन्हें तैयार करके उस नगर के 100 सुधी श्रोताओं के सामने कविता पढ़वाते हैं। अभी तक पढ़ाया था, अब ये प्रैक्टिकल करते हैं। वंडरफुल। तो हम जब आए थे तो दुर्योग से, या हो सकता है मेरी अभद्रताएं रही हूँ या मेरा कोई खराब व्यवहार रहा हो, कि तत्कालीन जो कविता के मानक पुरुष थे उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था, बल्कि विरोध किया था। देश के लगभग 32 कवियों ने लिख के प्रस्ताव सारे संयोजकों को भेजा था कि कुमार विश्वास आएगा तो हम नहीं आएंगे। भाई वो तो ठीक ही रहे होंगे, मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, मुझे पता नहीं। बाद में तो वो सब आ गए बेचारे, बाद में तो सब साथ पढ़े। क्या गलती थी कुमार भाई? पता नहीं उनको क्या मुझसे बुरा लगा, उन्होंने कहा नहीं इसके साथ नहीं पढ़ेंगे। या तो मैं लोकप्रियता ज्यादा मिल रहा था, या जो भी बात हुई होगी, मतलब मैं तो कोई अश्लील बात नहीं पढ़ रहा था, सांप्रदायिक बात नहीं पढ़ रहा था, पढ़ा लिखा भी था, कवि सम्मेलन को इम्प्रोवाइज भी कर रहा था, लेकिन कोई बात थी, मुझे उनके प्रति अब कोई विद्वेष नहीं है। कुमार भाई, बात करते हैं अपने अपने राम की। आपने राम कथा को, मतलब जिसे कहा जाए कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया, और इतनी प्रचलित अब वो है। मैं देखता हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ, मैंने आपकी राम कथाएं भी देखी हैं। तो कहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कि राम को इस तरीके से भी जनमानस के, इस बदलते दौर में जनमानस के बीच ले जाया जाए? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पैदा हुई मेरी बेटी को बताने के लिए कि राम वो नहीं है जो तुम सोचती हो। अच्छा। राम ने सीता निर्वासन नहीं किया, राम से नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो उसको कन्विंस करने के लिए मैंने उसे बताया, उसकी सहेलियों को बताया। फिर मुझे लगा तो मेरी बेटी है, समझ जाएगी, दूसरों के कैसे समझेंगे। फिर 1 प्रोग्राम किया, फिर 2 प्रोग्राम किए। अब जो आप कहते हो कंटेम्प्ररी एक्सप्लेनेशंस, धर्म और विशेष रूप से भारत का धर्म, मैं इसे हिंदू का धर्म नहीं कहता,
ये भारत का धर्म है। सनातन परंपरा भारत की परंपरा है, और केवल भारत नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप की परंपरा है, जिसमें कंधार तक गांधार से आने वाली मेरी माँ गांधारी का प्रदेश भी है, जिसमें पाणिनि और यास्क जो आए थे अफगानिस्तान से, जो आचार्य थे व्याकरण के, उनका प्रदेश भी है, जिनमें भद्रशाल भी है जो अब बांग्लादेश में जाके बोरीशिल्ला हो गया है। मैं इसको महाभारत का एक पूरा विस्तार मानता हूँ। सीमाएं होती रहती हैं, अलग अलग कालखंडों में सीमाएं बनती घटती रहती हैं, और वो तो आपके पौरुष पर निर्भर होती है। सीमा मानचित्र पे नहीं खिंचती, सीमा भुजा में खिंचती है। जिसकी भुजा में शक्ति होती है वो सीमा बदल देता है। तो भारत में कभी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो सीमाएं बदल जाएंगी, पुनः भारत हो जाएगा। तो आवश्यकता, भारतीय धर्म की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो बहती हुई नदी है, वो सड़ा हुआ जोहड़ का पानी नहीं है। उसमें ये नहीं है कि ये कह दिया गया तो ये फाइनल है, अब कोई कंटेम्परेरी नहीं चलेगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में धर्म की जो तात्कालिक व्याख्याएं वो सदा होती रही हैं। जैसे आपके सामने एक चीज आई एआई, तो आपके घर का जो बच्चा है, आपका जो बेटा है, आपकी जो बेटी है, वो सोच सकती है कि मैं रामकथा क्यों सुनूं, एआई पढ़ रही हूं मैं। तो उसको बताना पड़ेगा कि बेटा एआई के बारे में सबसे पहली कंसेप्शनल क्लियरिटी रामकथा में ही आई है। रावण मायावी है, एआई को अपनी लस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और राम मायापति हैं, एआई को जगत के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर एआई को अपनी लस्ट के लिए इस्तेमाल करेगा तो तू रावण है, मरेगा, और तूने एआई को दुनिया के मंगल के लिए इस्तेमाल करेगा तो तू राम है, मायापति है। खर और दूषण एआई है, क्योंकि दोनों की 5-5 हजार की जो वो है जनता है जिसको लेके आए हैं, उसको प्रोग्रामिंग क्या दी गई है? उसको प्रोग्रामिंग दी गई है कि राम और लक्ष्मण जैसे जो लोग दिखे इन्हें मारो एक दूसरे में। तो भगवान ने उनकी कोडिंग बदल दी, उन्हें एक दूसरे के चेहरे में राम दिखने लगे, एक दूसरे को मार दिया। दिस इज एआई। रावण ने खुद को कन्वर्ट करा है ना, एक साधु में, ये एआई है। मारीच नहीं है फिर भी हिरन लग रहा है, ये एआई है। भाई एआई उड़ा रही है ना आपको, एआई की 25 रील आ रही है कि कार से आदमी निकला और चीता खींच के ले गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई चीता खींच के नहीं ले जा रहा, हाँ, सबको पता है, हाँ, एआई चला रही है। तो रोज जो दिख रहा है मारीच के सोने का हिरन है, वो है नहीं, वो एआई है। रिवर्स टाइमिंग, अहिल्या क्या है? साइंटिस्ट है अपने वक्त की बहुत बड़ी। अनसुईया क्या है? साइंटिस्ट है बहुत बड़ी। अनसुईया के द्वार पे तीनों देवता पहुंचे हैं सौंदर्य से अभिभूत, और कहते हैं कि दूध पिला दो। इतने बड़े बड़े हो तुम, वो इतनी विदुषी महिला है, वो कहती है हाँ पिलाती हो। भी बिठाती है टाइम मशीन पे तीनों को, और तीनों की जो सोच है, शरीर वही है, तीनों की सोच को बच्चा बना देती है वो, उन्हें मां दिखने लगती है उसमें। और फिर जब उन तीनों की पत्नी आती है कि गलती हो गई, इनसे मुक्त कर दो, फिर उन्हें बड़ा बना देती है। टाइम मशीन है, बना ली है। तो जब तक आप ये नहीं जटायु क्या है? हमने कहानी क्या सुनी रोहित जी? हमने कहानी सुनी कि जटायु आकाश में उड़ रहा था, उसने अपहरण करते हुए रावण को ले जाते हुए देखा, उसने रावण को चेतावनी देकर लड़ाई की, उसका पंख टूट गया, है ना। नाउ कम टू द टाइम। ओके, अकबर कह रहा हूं, रावण जो है वो एयरफोर्स 1 में जा रहा है, क्योंकि युग का हर रावण एयरफोर्स 1 में चलता है। और वो अपहरण करके क्या ले जा रहा है? सीता। सीता कौन है? शांति। हाँ। युग का हर रावण, चाहे वो वाशिंगटन में बैठता हो चाहे लंका में बैठता हो, वो शांति का अपहरण करता ही है। अभी भी शांति का अपहरण कर रहा है। वो ईरान में क्या कर रहा है? शांति का अपहरण कर रहा है ना, अपने तेल के लिए, अपने आनंद के लिए। उसे रोकेगा कौन? उसे रोकेगा कोई फाइटर पायलट। तो फाइटर पायलट हैं जटायु, और बड़े ट्रेंड हैं, जिनके पास हजारों लाखों घंटों का अनुभव है, जो देवासुर संग्राम में लड़ चुके हैं। उनका जो एयर टाइम है इतना बड़ा है। उन्होंने देखा अपने स्क्रीन पर कि सामने एक किडनैपिंग हुई है इस बड़े वाले जहाज में, और जो उनकी टेक्नोलॉजी वो इतनी अच्छी है कि उन्हें उस जहाज में क्या बातें हो रही है ये सुनाई दे रही है वॉइस सैंपल में। और उन्होंने वॉइस सैंपल डेटा में डाला तो पता चला ये तो मिथिला की राजकुमारी, अयोध्या की रानी सीता की आवाज है। तब उन्होंने कहा भाई ये जो एयर स्पेस है ये हमारा है, यहां किडनैपिंग नहीं कर सकते आप, लैंड करो आप। डेफिनेटली एयरफोर्स 1 के पास ज्यादा ताकत मिग जगुआर के पास कम है। उसने उनको मारा, और उस भिड़ंत में एक विंग क्लैश हो गया। क्या टूट गया? एक पंख। जहाज के फाइटर प्लेन के 2 पंख होते हैं ना, और वो जब तक इजेक्ट होते पैराशूट से तब तक देर हो गई। तो जहाज तो क्रैश हो गया, पंख तो टूट गया, और जब जटायु गिरे तो काफी हर्ट हो गए, काफी ब्लीडिंग हो गई।
उस समय पे किसी ने भगवान को बताया, रामचंद्र जी को, वो घूम रहे हैं, पत्नी का अपहरण हो चुका है, कि वहां कुछ हुआ है, जाके देखिए। वहां जाके उन्होंने देखा और कहा कि आप कौन हैं? मैं तो दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र राम हूँ। जब उन्होंने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं दशरथ का पुत्र। अरे बेटा, तेरे पिताजी तो मेरे दोस्त रहे, हम लोग देवासुर संग्राम में साथ लड़े हैं, तू तो मेरा भतीजा है। तो उन्होंने कहा अरे चाचा जी, मैं आपका इलाज करा दूं। जटायु ने कहा नहीं बेटा, मेरे अब आ गई, मुझे पता है, मैं जाऊंगा, तो मैं आपका संस्कार करना चाहूंगा, क्योंकि अपने पिता का नहीं कर पाया। तो कहते हैं हाँ कर। जटायु पूछते हैं कि मैं ऊपर जाऊंगा, तेरे पिताजी मिलेंगे, क्या कह दूं? क्या उन्हें बता दूं कि क्या क्या हुआ है? हाँ। तो राम है। राम कहते आप मत बताना तात, अगर मैं उनका बेटा हूं तो खानदान सहित रावण आकर खुद उन्हें बताएगा कि क्या हुआ था। अरे वाह, ये राम है। दिस इज कॉल्ड राम। सीता हरण न तात सन कहूं पिता सन जाए। सीता के हरण की बात है चाचा जी, देखो मुझे रोमांच हो गया। नहीं, मुझे सुन के ही, आपका कैमरा दिखा सकता है, मेरे को यहाँ पूरे गूज़बम्प हो गए। कहते सीता हरण न तात सुन कहीं पिता सन जाए। पिता से जाकर ये बात मत कहना चाचा जी आप। और इसमें कोई अहंकार नहीं है, कोई ये नहीं है कि ऐसा नहीं है। राम बड़ी उसी विनम्रता से कह रहे हैं। ये राम का पौरुष है, ये राम की नीति है, ये राम की मर्यादा है। कि भगवान कहते हैं कि जो कि मनुष्य के रूप में है, जो मैं राम अगर मैं उनका बेटा हूं तो कुल सहित, अकेला नहीं आएगा, कुल सहित, खानदान सहित आएगा। 8 लाख भूत 1.25 लाख नाती, इनको लेके आएगा ऊपर, वो बताएगा कि क्या हो गया था, आप मत बताना। तो जटायु फाइटर पायलट है, ना कि गिद्ध है। ये बात जब मैं आपकी बेटी को समझाता हूं तो उसको समझ में आती है कि यार ये अंकल ठीक बोल रहे हैं। और अगर मैं उसे ये कहता हूं कि फिर महाराज जटायु जी जो इतने बड़े पक्षी थे, तो उसको लगता है यार इतना बड़ा पक्षी रहा होगा क्या, शंका आती है। तो मैं अपनी पीढ़ी को शंकित नहीं छोड़ना चाहता अपने धर्म के बारे में, अपने विचार के विषय में। न्यूटन, आइंस्टाइन से आप जोड़ देते हैं राम कथा को, इसीलिए क्योंकि वो उसकी भाषा समझती है, वो जनता उस भाषा में है। अन्यथा क्या होगा, जो कुछ धर्म हैं जो केवल फ्राइडे के लिए बचे हैं जी, या कुछ धर्म है जो अलग अलग अवसरों के लिए केवल बचे हैं, हमारा भी भारतीय विचार ऐसा ना हो जाए। क्योंकि भारत के धार्मिक चिन्हों पर जो शंका पैदा की है वो विदेशी षड्यंत्र ने पैदा की है। राम को स्त्री विरोधी बताना, कृष्ण को के चरित्र को लांछित करना कि कपड़े लेके भाग गए, जगत के कल्याण के लिए विष पीने वाले शंकर को नशे से जोड़ना, ये योजना पूर्वक हुआ है। भक्ति को जगत को देने वाले नारद को विदूषक बनाना, ये इसके कारण हुआ है। जिस धुरंधर पर आप बैठ कर, अगली बार जब कभी मुंबई के किसी आदमी का इंटरव्यू करें रोहित भाई, तो उसकी आंख में आंख डाल के पूछे कि तुम लोगों ने वर्षों तक पंडित जी की चोटी सीधी क्यों खड़ी की? कौन सा पंडित देखा है तो उन्होंने गांव में जिसकी चोटी 6 इंच खड़ी हुई है सीधी? हाँ, फिल्मों में ही देखा मैंने, फिल्मों में है ना। हाँ। बीच में डंडी फंसा के फिक्सो लगा के, क्यों मजाक कर रहे थे? मैं दूसरे किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा, उनका क्यों नहीं किया तुमने? तुम्हारी सारी धर्मनिरपेक्षता एक बहुसंख्यक समाज के लिए आंखें क्यों खड़ी हो जाती है, जो स्वभाव से विनम्र और शालीन है, तुमसे कुछ कहता नहीं है? ये जो तरीका है कि हम सह लेते हैं तो तुम कह लेते हो, ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति विनम्र है, अगर कोई व्यक्ति सहनशील है, तो आप उसको उस जगह तक मत खींचिए जहां आज आपको नुकसान हो रहा है जी। आज आप कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुसंख्यक का जो इकट्ठा होना, धुरंधर के हिट होने का क्या कारण है? क्योंकि धुरंधर जो आदमी कोने में डाला गया है, आपने कितने दिन अमन की आशाएं करी हैं? अच्छी बात है, मैं खुद कहता हूं अमन की आशा करनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग जो वहां रहने वाले हैं, वो भारत से कितना प्रेम करते हैं मुझे पता है। वहां मेरे घनघोर प्रशंसक हैं। वहां के बहुत सारे शायर मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं जी, जो मुझे बहुत प्रिय हैं, जो मुझे शारजा दुबई के मुशायरों में मिलते रहे हैं। उनके मन में भारत को लेकर कुछ नहीं है, लेकिन वहां की सेना और वहां की राजनीति का जीवन इस बात पर निर्भर है कि भारत में अस्थिर कैसे, भारत का विरोध कर। हमारा एक मित्र है पाकिस्तान का, वो मुझसे पूछ रहा था कि भैया क्या अंतर ऐसा आपको लगता है दोनों देशों में? मैंने कहा एक लाइन का अंतर है, भारत में देश के पास सेना है, पाकिस्तान में देश सेना के पास है। बिल्कुल सही कहा, एक लाइन का अंतर है। बिल्कुल। हमारे यहाँ आज आप 100 आदमियों को पकड़ के पूछिए सेनाध्यक्ष का नाम क्या है, चौराहे पे नोएडा के। रोहित भाई मैं दावे से कह रहा हूं 5 आदमी आपको बताएंगे उपेंद्र द्विवेदी, 5, 95 को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता होगा, नहीं पता। रक्षा मंत्री पूछिए थोड़ा ज्यादा बता देंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह जी बड़े लोकप्रिय, लोक आदरित पुराने नेता हैं। उनकी एक छवि जरा एक भले आदमी की बढ़िया वाली छवि है, तो लोग राजनाथ सिंह जी हैं। आप वहां पूछिए, आप गांव के आदमी से पूछिए कि फौज किसके पास है,
सब बता देंगे आसिम नवाज के पास है, पहले वो ख्वाजा था, सबको पता होता है। कैसे पता होता है? बिल्कुल, क्योंकि यार पूरा देश ही सेना के पास में चला है। मतलब जो कुकर बनाता हो जो फौजी, हाँ साइकिल बनाती हो जो फौज, उसके क्या करेंगे? तो अगर हो रहा है जो नहीं दीजिए। आगे बढ़ो, एक और बात कुमार भाई आपकी राम कथा से जुड़ी हुई, आप कहते हैं कि इंद्रों के बच्चे जो है वो अहंकारी होते हैं। मैंने आपकी कथा में सुना, बहुत मुझे बड़ा जबरदस्त ये प्रसंग लगता है जब आप इसको सुनाते हैं। तो ये कौन से इंद्र है जो और जिनके बच्चे अहंकारी होते हैं? हर एक इंद्र के होते हैं, हर एक इंद्र के। बशर्ते कि इंद्र ने समझाएं हाँ कि भाई ये अहंकार क्षणिक है। हाँ। मैंने इंद्रों के बच्चे बहुत देखे हैं, राजनीति में इंद्रों के बच्चे भरे पड़े हैं, राजनीति में भरे पड़े हैं, मेरे क्षेत्र में भी हैं। धीमे धीमे समझ में आता है उनको जब तक हवा पता चलती है तब तक खेल खराब हो चुका होता है। जयंत के साथ भी ये गड़बड़ थी, वो इंद्र का लड़का था, वो राम जी को समझा नहीं तो चोंच मार गया भगवती सीता जी के चरणों में, तो दुख पाया, एक आंख चली गई उसकी। राजनीति में बहुत इंद्रों के लड़के हैं और उन इंद्रों के लड़कों के अनायास राज्याभिषेक होते भी रहते हैं, कभी जातीय समीकरणों के कारण, कभी धार्मिक समीकरणों के कारण, कभी उनके पिताओं के कारण। और ये मैं किसी एक पार्टी में नहीं कह रहा, ये अक्रॉस द लाइन हर पार्टी में जी। जब मैं अमेठी लड़ने गया 14 में, तो मेरा एक ही स्टेटमेंट ये रहता था, राहुल गांधी जी ने पिछले इतने 10 वर्षों में जो मेहनत की है, 14 से आज 26-12 वर्षों में, उनको सफलता मिली नहीं मिली अलग प्रश्न है, पर भारत के राजनीतिक विषयों को संबोधित करने के लिए जितना समय उन्होंने अब दिया है, सड़क पर चले हो, बिल्कुल, चाहे पार्लियामेंट करा हो, चाहे जो भी करा हो, 14 में नहीं किया था। तब तक वो सिर्फ जाते थे और जीत जाते थे। इसी बात के खिलाफ मैंडेट लेके मैं गया था। मेरी पार्टी ने मुझे वहां षड्यंत्र पूर्वक फंसा दिया, पैसे नहीं भेजे, कार्यकर्ता नहीं भेजे, लोगों को मना कर दिया वहां मत जाना, तब भी मैं लड़ा अपने हिसाब से। तो इतना ही था। इंद्रों के बेटों को अहंकार होता है, ये इंद्रों की जिम्मेदारी है कि उन्हें बताएं कि हम राजा अपने स्वत्व से, प्रतिभा से नहीं है, जनता के कारण है, देवताओं के कारण है। देवताओं ने कहा तू चला ले तो मैं चला रहा हूं, मैं मालिक नहीं हूं इसका, आई एम द कस्टोडियन नॉट द ओनर। पर अगर इंद्र अपने बच्चों को समझा दें ये इंद्र, तो फिर वो इंद्र इंद्र ही नहीं रहे। नहीं, तभी वो इंद्र बने रहेंगे। कार्तिकेय जी की लड़ाई में भगवान शंकर का योगदान नहीं है। कार्तिकेय देव सेनापति हैं, वो त्रैलोक्य के संहार के देवता देवादिदेव महादेव के पुत्र हैं, वो जगत जननी पार्वती के पुत्र हैं। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि उनके पीछे खड़े हुए हैं, उनके पीछे ये हिसाब नहीं, शंकर जी ने अपना अस्त्र भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप राम कथा के जरिए पारिवारिक मूल्यों की बात करते हैं और एक तरफ वेब सीरीज हैं जिनको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि साहब खराब हो रही हैं चीजें। मत देखिए जी, क्या कहेंगे इस पर? मत देखिए। हमसे बोला कहते हैं फला बहुत गंदा, वो बहुत गंदा आता है, मत देखिए भाई साहब। जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है जी, हमारे घर में, मेरे घर में, मेरे कमरे में या बाहर जो लगे उसकी व्यूअरशिप आप देखिए अलग है। अमेज़न नेटफ्लिक्स की कोई हिस्टोरिकल सीरीज नहीं होगी जो मैंने छोड़ी हो। मेरे माताजी पिताजी का बहुत ही कम जाना है वहां, क्योंकि उनके लिए कंटेंट ही नहीं है वहां पे। मेरी माँ के लिए कोई कंटेंट ही नहीं है नेटफ्लिक्स का। अब नेटफ्लिक्स थोड़ा सा इंडिया से भारत की तरफ चला है, जैसे मामला लीगल है। हाँ बिल्कुल, वो भारत है, भारत है, लापता लेडीज भारत जी। मतलब रवि किशन ने जिस तरह से मामला लीगल है कि सीजन्स करे हैं, और अभी जो दूसरा वाला किया है जी, देखिए रवि किशन को माना जाता है कि वो भोजपुरी अभिनेता है ना। अब आप जो काम देंगे वही तो करेंगे। वो खुद तो नाच नहीं रहे, डायरेक्टर कह रहा नाच लो, नाच लिए, डायरेक्टर ने कहा गाना गा लो, गा लिए। लेकिन किसी की प्रतिभा जब निर्देशक पहचान लेता है, जैसे मणिरत्नम ने उनको पहचाना, और क्या उन्होंने अद्भुत काम किया रामन में, बिल्कुल बहुत अद्भुत, बहुत। अभी उनको देखिए लापता लेडीज में उनको किरण राव ने कहा कि आप करिए, और लापता लेडीज में क्या काम किया उन्होंने, अद्भुत। अभी भी आप देखेंगे इस पूरे खेल में रवि किशन जो हैं वो रवि किशन नहीं दिखते जो बेसिक हैं। और खासतौर पर जो आखिरी सीन जिसमें वो रोते हैं, हाँ बिल्कुल, एक अलग तरह का किरदार निकल कर सामने आता है। जो वो जजमेंट दिया है जज बन के जी, 24 साल का, और अपने पिता जिससे उनका कम संवाद है, शायद मेरे ख्याल से राजेंद्र जी उनके पिता बने। जी, तो राजेंद्र जी को वो फोन करके कहते हैं कि बाबूजी वो 24 साल का था, और उस बात को 2 बार देखो, मुझे रोमांच हो गया, फिर दोबारा गूज़बम्प हो गए, बोलते हुए वो रोए हैं रवि किशन। क्यों 24 साल का? वो 24 साल का था बाबूजी, और उसके बाद एक बड़ा एक्ट डायरेक्टर ने चुना है कि वो इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन वो एक जो उन्होंने उसकी आंख देखी है, फिर उन्होंने निर्णय बोला है, फिर वो रुके हैं, उसको जो जिया है उसने, वो भारत है बेसिकली। मृत्युदंड देते हुए भी अंदर का पिता, अंदर का एक दयालु व्यक्ति जो है वो दुखी है कर्तव्य करते हुए भी। जी, ये इंडिया नहीं है, इंडिया में ये सब नहीं चलता। इंडिया में तो जो हो गया, व्हाई टू बॉदर, दिस इज माय स्पेस, दिस इज माय लाइफ। ये भारत है जो रवि किशन ने किया।
आजकल एक चलन भी है, चलन कहूँ या मेरा मानना है कि सबकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, इसको चलन मैंने शायद गलत शब्द मैं कहूँगा, मैंने कहा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि हम एथीस्ट हैं, एथीज्म। इस पर क्या आपने किसी एथीस्ट को कभी बहुत समझाने मिलते की हैं। कोशिश की? नहीं, मैं समझाता नहीं हूँ, मुझसे मिलते हैं। अच्छा, मिलते हैं तो क्या, और ये इस पर क्या कहना है आपका? दो बातें कहता हूँ। हाँ मैं जहाज में था, एक लड़की मेरे पास आई, सर जी। आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलो बेटा, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, मैं भगवान को नहीं मानती। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, किसे नहीं मानती? बोले भगवान को। मैंने कहा आप ज़ेनोपा को मानती हैं? बोली ये क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं होता है, अब ये भी सोचा है शब्द। बोली मतलब? तो मैंने कहा क्योंकि ज़ेनोपा अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए तुम ना मानती हो ना अस्वीकार करती हो, क्योंकि अस्तित्व में ही नहीं है कोई शब्द। जब तुम कहती हो भगवान को नहीं मानती, तो कुछ तो है जिसे तुम नहीं मानती। उसका अस्तित्व है। बहुत। कॉफी रखी है, मुझे कॉफी नहीं पीनी, हाँ। रखी तो है ही ना, तुम्हें नहीं पीनी, दूसरा पिएगा। पानी रखा है, मुझे नहीं पीना, तो तुमने कहा भगवान को नहीं मानती। तो वो बहुत देर सोती रही, फिर रोने लगी। ठीक है सर, मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा भगवान को निगेट करने में तुमने जो एनर्जी लगाई प्रतिदिन के, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, तू है नहीं। वो तुम्हारी हार्ड डिस्क का सबसे ज्यादा स्पेस घेरे हुए बेटा, इतना तो मेरे भी नहीं घेरा हुआ है। तुम तो मुझसे बड़ी आस्तिक हो, नंबर 1। नंबर 2, कहते आस्तिकों का तर्क होता है मंदिर में भगवान नहीं है। तो मेरे को एक बार बंदा मिला, उसने कहा ये क्या मंदिरों के चक्कर में पड़े थे, मंदिरों में भगवान नहीं है। मैंने कहा फिर भगवान कहाँ है? बोले भगवान तो हर जगह है। तो मैंने कहा हर जगह में मंदिर है कि नहीं है? हाँ। हर जगह में मंदिर भी है। हाँ। तो जैसा तुझे यहाँ दिख रहा है ऐसा मंदिर में है। भाई मेरे को यहाँ, मेरे घर में पढ़ने लिखने की कुछ जगह है, तो मैं पढ़ता तो अपने बेडरूम में भी हूँ, बिल्कुल, है ना, पढ़ता तो मैं छत पर भी हूँ, लेकिन एक लाइब्रेरी है, एक निश्चित स्थान, निश्चित स्थान है। तो कोई ये कहते मैं लाइब्रेरी में ज्ञान को नहीं मानता, ठीक है, मैं तो बेडरूम में मानता हूँ, मान ले भाई। कोई कहती मैं तो बाथरूम में मानता हूँ, हो सकता है तुझे बाथरूम, और बहुत सारे लोग बाथरूम में अखबार पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ, नोवेल पढ़ते हैं। कई लोग मैं जाता हूँ तो वहाँ किताबें रखी मिलती हैं। मैं लंदन में एक सबसे बड़े सेठ के घर गया तो बाथरूम में पूरी आदि। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? बोले कोई पढ़ता हो तो जी होता ही है। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि बाथरूम में ज्ञान है, और ऐसा भी नहीं है कि लाइब्रेरी में ज्ञान नहीं है। आपको जहां दिखता हो, तो मुझे मंदिर में दिखता है तो थैंक यू, तुम्हें आकाश में दिखता है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल। आखिर में देखिए, विवादित बयानों पर आपने कहा कि एक वक्त था जब आप दे देते थे विवादित बयान। अभी भी कुछ अरसा हो गया, मुझे लगता है काफी वक्त हो गया, आपने एक बयान दिया सोनाक्षी सिन्हा पर जब उनकी शादी हुई। नहीं, मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कोई नाम नहीं लिया, मैं कभी नाम आपने कहा कि घर का नाम तो रामायण रख लो। नहीं, ऐसे तो हमारे पूरे नोएडा में आप देखिएगा कि वैकुंठ, रामायण, गोवर्धन, गोधन, वृंदावन, साकेत, मैं तो यही देखता हूँ कि लोगों ने अपने अपने नाम लिखवा रखे हैं या घरों पे। तो मैं थोड़ा इससे बचता हूँ पर्सनली। आप भी यहाँ पधारे, आपने देखा होगा मेरा घर जो है वो इस क्षेत्र का अकेला घर है जिसपे बाहर असली मालिक का नाम लिखा हुआ है। इसके दोनों कॉर्नर पे गेट पे बड़ा बड़ा राम लिखा हुआ है। मेरा, मेरे पिताजी का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का नाम नहीं है, क्योंकि ये भूमिखंड आज से कुछ वर्षों पहले मेरा नहीं था जी, और आज से 100-200 वर्षों बाद किसका होगा मुझे नहीं पता। इसका मूल स्वामित्व जो है वो ईश्वर का है, मैं इसमें कुछ दिन के लिए किराएदार हूँ। तो जैसे आप होटल के कमरे में रहते हैं, प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहते हैं, बड़ा होता है 4-5 कमरे, समुद्र की तरफ होता है, तो आप बाहर नाम नहीं लिखवाते हैं अपना। आप ये नहीं कहते हैं कि नाम, आप नंबर बताते हैं 516 में हूँ मैं, या 516 अलॉट है, हालांकि उसमें अंदर सब जगह आपका नाम लिखा होता है। बिल्कुल, वेलकम डॉक्टर कुमार विश्वास, आपकी कविता की लाइन लिखी होती है, आपकी किताब दीवाना कहते हैं कि चॉकलेट बनी होती है, बिल्कुल, आपको वो थोड़ा अलग से, ताज जाइए आप कहीं भी जाइए, आपको अलग से फील कराते हैं। तब भी आप ये नहीं कहते, आपको, मैं आज तक उस चॉकलेट को उठा के नहीं लाया। मैंने उनकी प्रशंसा की कि आपने बहुत अच्छा किया है। बेड इतना बड़ा बिछा होता है, उस पर वो हरे रंग की घास लेके, कटिंग्स लेके ना, उससे लिख देते हैं वो, कोई दीवाना कहता है या शायर मोहब्बत का स्वागत है, कुछ भी लिख देते हैं। तब भी आप उसे हटा के बाहर फेंकते हैं, उड़ते हैं ना उसे। वो खुद पूछता है सर मैं साफ कर दूं क्या? हाँ कर दीजिए। तो इतना ही है। तो मैंने नाम किसी का नहीं लिया। हाँ, मैंने जरूर कहा कि अपने बच्चों को संस्कृति, संस्कार, भारतीय मर्यादा, दर्शन पढ़ाइए, आप ही का फायदा होगा, पढ़ाएंगे तो। जी कुमार भाई, अगर आज के वक्त में कोई दीवाना कहता, कोई जेनजी इंस्टाग्राम रील के हिसाब से अगर लिखना हो तो आप कैसा आपको लगेगा? कोई कहे जैसे भूख अलग अलग होती है, प्यास अलग अलग होती है, ऐसे ही मोहब्बत सबकी अलग अलग होती है, लोगों की आंखें अलग अलग होती हैं।
हमारे चीन से आने वाले मित्रों की आंख अलग है, वियतनाम वालों की अलग है, जापान वालों की अलग है, कोरिया वालों की अलग है, थाईलैंड वालों की अलग है, और हम सोचते थे एक जैसी हैं। बहुत बाद में जब विदेश जाना शुरू हुआ तब लोगों ने बताया कि आई लैशेस के स्टाइल से देखो, अगर नीचे की तरफ हैं तो क्या है, ऊपर की तरफ है तो क्या है, अलग अलग तरीके की आंखें हैं। लेकिन सब आंखों का एक ही काम है, दृष्टि। सब काम में एक ही आ रही है, देखने के, जगत को देखने के काम में आ रही है। यही आंख का मूल गुण है। तो प्रेम तो एक जैसा ही है, लेकिन उसको कहने के तरीके हर व्यक्ति के अलग है। और यही उसकी सुंदरता है कि ईश्वर और प्रेम, इसीलिए इनको पर्यायवाची माना गया है। ये दोनों जब जब व्यक्त होते हैं तब तब ये आदमी के लिए अपने हिसाब से व्यक्त होते हैं। तो मैंने जो प्रेम कहा वो उस पूरी जनरेशन को, 2-3 जनरेशन को लगा, और आज भी वो छोटे बच्चों को लग रहा है। अब वो मेरा प्रेम तो बचा नहीं है, जिस प्रेम में मैंने कहा उसमें तो बचा नहीं। मैं आयु वृद्ध हो रहा हूँ, उम्र बढ़ रही है, बेटी की शादी हो गई, अब अगली जनरेशन से मिलूंगा कुछ एक सालों में, वो बड़े होंगे, लेकिन इतनी सारी पीढ़ियां उसमें खुद को तलाश कर रही हैं जी। इसका मतलब यह है कि वो सार्वभौमिक प्रेम का प्रतीक था, केवल एक कवि कुमार विश्वास के प्रेम का प्रतीक नहीं था। जी, थैंक यू सो मच कुमार विश्वास भाई, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।